बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा में हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम कहते हैं जनाब के दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करें ताकि आपके दिन भर की रूटीन अच्छी रहे, आपको पॉजिटिव फ़ील होता रहे, आप जो रिस्क कमा रहे हैं उसमें बरकत हो। देखिए, दिन का आगाज़ हम बड़ा बाज़ दफ़ा अजीब तरीके से करते हैं, यानी कि पूरे अभी हम नींद से बेदार नहीं होते और अपना फ़ोन तलाश करने लग जाते हैं कि बड़ा कोई इंपॉर्टेंट किसी प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया होगा, कोई इनविटेशन आया होगा तो जल्दी से हम फ़ोन चेक कर लें। कोई ऐसी सैड न्यूज़ हमें देखने को मिल जाती है, कोई ऐसा मैसेज हम रीड कर लेते हैं जो हमारे मूड के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो पूरा दिन हमारा ख़राब गुजरता है। तो कोशिश किया करें कि जब आप नींद से बेदार हों तो उठते ही सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। एक नई ज़िंदगी, एक नई सुबह हम जो है वो देख रहे हैं। फिर उठें, वज़ू करें, नमाज से तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें, उस पाक ज़ात से दुआ करें और फिर अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए आप रवाना हों। फिर यकीनन आपके काम में भी बरकत होगी, रिज़्क़ में भी बरकत होगी और आपको किसी किस्म के मसाइल का, मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे कुछ मामलात हैं जिनको हम दुरुस्त नहीं करते, नीयतें हमारी जो है वो कहीं ना कहीं उनमें फतूर आ चुका है और फिर हम रोते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत में ही रिज़्क़ नहीं है, या मेरी तो किस्मत में ही मसले मसाइल हैं। तो किस्मत को कोसने से बेहतर है कि हम अपना आगाज़ जो है दिन का वो खूबसूरत कर लें। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज जो पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं बहुत ही अहम है और हम कोशिश करेंगे कि हक़ और सच की बात कर सकें, क्योंकि सच सवेरा में, सच न्यूज़ में हमेशा हक़ाइक़ पे और सच पे बात होती है। टॉपिक थोड़ा सा तल्ख़ है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ इंसाफ करें। दौरे हाज़िर में हम सहाफ़त पे बात करने जा रहे हैं, किसको जो दरपेश मसाइल हैं। देखिए, सहाफ़त की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ये बड़ा ही एक ज़िम्मेदारी वाला शोबा इसको करार दिया जाता है। ऑब्वियसली कि आप पूरी दुनिया तक एक ख़बर, एक आवाज़ आप उनकी बने हुए होते हैं, पहुंचा रहे होते हैं। जो आपने कहना है, जो आपने बोलना है, लोग उस पर आमादा होते हैं। लोग यानी कि उसको सच मान लेते हैं कि यही बात दुरुस्त है जो आप उन तक ख़बर पहुंचा रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप पे आयद हो जाती है कि आप जो लफ्ज़, जो अल्फाज, जिन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, जो ख़बर, जो बात आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो कितनी हक़ और सच पर मबनी है। लेकिन जब हम मौजूदा दौर की बात करते हैं तो लगता है कि सहाफ़त को अब बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़े। जहाँ हम आज़ादी ज़हार राय की बात करते हैं कि अपने जो तज्ज़ियाकार है वो अपने जो तज्ज़िया वो पेश कर सकता है, जो हक़ सच में मबनी चीज़ें, हक़ाइक़ है वो सामने रख सकते हैं, फैक्ट एंड फिगर जो है वो सामने रख सकते हैं। लेकिन क्या वाकई इस पे काम हो रहा है या कहीं ना कहीं सहाफ़त के साथ अब छेड़खानी जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है। हर बंदा जो है उसने अकाउंट बनाया हुआ और ये मोबाइल फ़ोन, कैमरे वाला फ़ोन हर इंसान के पास है, तो वो अपने आप को सहाफ़ी कहने लग जाता है। ये यूट्यूब अकाउंट्स बना लेते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वो भी अपने आप को जो है वो सहाफ़त में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि मैं तो सहाफ़ी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। तो क्या ये बात उनको ये मान लेना कि वो भी सहाफ़ी है, ये बात दुरुस्त है? ये कैसे इन चीज़ों पर रोकथाम जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है? और भी कुछ चीज़ें हैं सहाफ़ियों के हवाले से, उनकी चैलेंजेस के हवाले से, वो जितनी मेहनत करते हैं, फिर उनके सैलरीज़ के हवाले से। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ज़रा हम आज इस सेगमेंट में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि टॉपिक बड़ा संजीदा है, सेंसिटिव है, कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रख सकें। तो इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान तो मैं इनको नहीं कहूँगी क्योंकि सच टीवी का ही ये हिस्सा है, जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है उनको ये देखते हैं। हनीफ कमर साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। बहुत शुक्रिया महविश, आपने जो इंट्रो दिया उसमें तो कहा कि परेशान नहीं होना और अच्छी अच्छी बातें करनी है और मुझे आपने मसाइल पे डिस्कशन के लिए बुला लिया। बस हम कोशिश करेंगे हम अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन उन अच्छी अच्छी बातों में मसाइल को भी उजागर कर सकें, फिर लोगों को ज़रा हौसला और तसल्ली भी दें। क्योंकि जैसे मीडिया की, सहाफ़त की, जर्नलिज्म की बात आती है तो आजकल लोग जो है बड़े चौंक जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक जो है वो शोबा बन चुके हैं। लेकिन चूँकि आपकी गहरी नज़र है मीडिया इंडस्ट्री में, न्यूज़ डिपार्टमेंट के ऊपर, ओवरऑल जो सहाफ़ी हैं उनके साथ ऑब्वियसली आपके डिस्कशन चलती रहती है, तो ज़रा बताएं, ज़रा हक़ और सच की आवाज़ बुलंद कीजिए सच सवेरा में कि सहाफ़ियों को मौजूदा दौर के अंदर कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना? वो महविश, पहले हम कहा करते थे और सुना करते थे कि सच बोलना बड़ा मुश्किल है, तो अब सच सुनना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है। तो इसलिए असल बहरान तो ये है, चैलेंज तो ये है कि सच सुनना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हमारे नाजरीन सच सुनने के लिए तैयार हैं
तो फिर हम सच बोलने की भी जिसारत मुझे करेंगे। लगता है कि वो शायद सच सुन सके। अच्छा, इसमें ऑन अ सीरियस नोट, जो इस वक्त जर्नलिज्म को जो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं सहाफ़त को, उनमें एक जो सबसे मैं टॉप पे जिसको रखता हूँ वो है क्रेडिबिलिटी का बहरान। इस वक्त हमारा जो मीडिया है या सहाफ़त है, उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है। आम आदमी उस पर एतबार नहीं कर रहा। True. ये अदम एतमाद के बहरान का शिकार है, यूँ कह। I agree. आम आदमी टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, वो किसी का तज्जिया तबसरा सुनता है, तो वो ये समझता है कि ये बंदा सच नहीं बोल रहा, ये किसी न किसी की लाइन ले रहा है, ये किसी पार्टी का तर्जुमान है, ये किसी ग्रोह का तर्जुमान है, या इसके कोई अपने ग्रोही मफादात हैं, या ये किसी और मोटिव के नतीजे में ये गुफ्तगू कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त मीडिया को, कि मीडिया पे लोग एतबार नहीं कर रहे, और इसकी वजूहात भी हैं। ये एक पूरा एक दौर गुजरा है इसमें। ये जो अदम एतमाद पब्लिक का हुआ है, ये बिला वजह नहीं हो गया। इसके पीछे एक पूरी एक हिस्ट्री आप देखें कि गुज़श्ता 5, 7, 10 सालों की हिस्ट्री पाकिस्तान की उठाकर देख लें, तो मीडिया को आपने मीडिया के अंदर ऐसे लोगों को मुतारफ़ करवाया जो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी के बहरान का शिकार थे। ऐसे ही है। तो जब इस तरह के लोगों को आप, जो नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे, जो किसी एजेंडे के तहत जिनको आप लॉन्च करेंगे, और मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के जो प्राइम टाइम शोज़ हैं वो उनके हवाले कर देंगे, तो फिर वो अपना एजेंडा फ्लोट करेंगे। वो फिर उनके पेश नज़र ना अपनी क्रेडिबिलिटी का पास रखना होगा, ना इदारे की क्रेडिबिलिटी का पास रखना होगा। तो फिर वो ये देखेंगे आप, सीरीज़ ये जब से शुरू हुई, आपने देखा कि कैसे कैसे चेहरे मुतारफ़ हुए टीवी पे, कैसे कैसे लोग आए जिनकी गुफ्तगू आप आम जिंदगी के अंदर उनकी गुफ्तगू को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप मेन चैनल पे कैसे? टीवी चैनल्स पे बिठा के उनको दानिश्वर बना दिया। सहाफ़ी तो वो बन ही चुके थे, दानिश्वर भी उनको बना दिया। तो जब वो इस तरह की आपने एक प्रैक्टिस की पूरे मीडिया पे एज अ होल, और फिर उन लोगों ने जो प्रोडक्ट आगे लेके आए, जो कंटेंट लेके आए, उस कंटेंट ने पाकिस्तान का पूरा सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया। उसके नतीजे में यहाँ इंतहा पसंदी प्रमोट हुई, उसके नतीजे में अदम बर्दाश्त यहाँ पे परवान चढ़ी, उसके नतीजे में आपने देखा कि लोग गली मोहल्लों में दस्तो गरेबां हो गए एक दूसरे के। सियासी इख्तलाफ दुश्मनी की हद तक चला गया, और उसमें ये सारे जो मीडिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन लोगों को बिठाया गया, उन लोगों ने इसको पूरी की पूरी इसकी यूँ समझे कि प्रमोशन में अपना किरदार अदा किया। अब आपके सामने जब प्रोफेशनल लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस हवाले से वो उनके लिए ये मसाइल खड़े हुए कि वो किधर जाए। बिल्कुल ऐसे। अगर वो प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, अगर वो सही मानों में सहाफ़त करते हैं, तो वो उनकी तो बात सुनने के लिए या सुनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आपने प्राइम टाइम शोज़ तो उन वारदातियों के और उन पैराशूटर्स के हवाले कर दिए जिनको आपने किसी मकसद के लिए लॉन्च किया था। तो फिर उसके बाद स्पेस कहाँ रहेगी आम सहाफ़ी के लिए, कारकुन सहाफ़ी के लिए, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए स्पेस कहाँ पे रहेगी? नतीजा ये हुआ कि जो जेन्युइन लोग थे, जो असल लोग थे, वो पीछे चले गए, और उस जो स्पेस थी वो इस तरह के लोगों ने पूरी की। और जब इस तरह के लोगों ने पूरी की तो फिर देखा कि आपने एक वक्त ही आया कि ये मीडिया के लिए तो ये एक मुश्किल सिचुएशन बन ही गई थी, ये आपकी पूरी रियासत के लिए फिर एक चैलेंज बन गया। बिल्कुल ऐसे। आप देखें कि अब वो लोग कहाँ पे हैं। कोई मुल्क से बाहर बैठकर रियासत के खिलाफ बयानियाँ बना रहा है। ये वही लोग थे जिनको रियासत ने अपने वसाइल से लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाहें दे के इनको टीवी चैनल्स इनके हवाले किए थे, और आज वो देखें वो रियासत के गले पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। और फिर उसके बाद ये पहला जो बड़ा बहरान इसमें मीडिया अब फेस कर रहा है। अब देखें लोग पहला सवाल ये करते हैं कि क्या आप सच बोलते हैं?
जब ये मुझ पे ये सवाल होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरी क्रेडिबिलिटी तो मशकूक है ना उसकी नज़र में। ये सवाल हमसे भी होता है जब अक्सर बात जब आप किसी को तारफ करवाएंगे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं सच टीवी से हूँ तो वो कहते हैं जी आप सच बोलते हैं। वेरी ट्रू, यही बात होती है कि आप सच भी बोलते हैं। सच भी बोलते हैं, तो इससे बड़ा और क्या बहरान हो सकता है, क्या बड़ा चैलेंज हो सकता है कि मैं आपकी बात सुनने से पहले ही आप पे शक का इजहार कर दूं। तो ये सारे का सारा ये वो नैरेटिव था जो एक मखसूस एजेंडे के तहत मखसूस लोगों ने फ्लोट किया और उसका खमियाजा जो पाकिस्तान का पूरा मुआशरा, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के तमाम इदारे इसको फेस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की, कुछ ऐसे सहाफ़ी जो अब बैरून मुल्क बैठ के एक ऐसे एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, इस मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बोल रहे होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा? असल में ये एक पहलू है जो मैंने डिस्कस किया कि ये एक पूरा एक दौर था जो 5, 7, 10 साल का पिछला उठा के देख लें, उस दौर में ये सारे का सारा एक बाकायदा मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ये किया गया। अब देखिए, अब आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन पहले जब आपने उनको एक हीरो बना दिया और उनको पॉपुलर बना दिया, जब एक पॉपुलर बयानिया वो लेके चल पड़े और उसी बयानिए का शिकार पाकिस्तान का नौजवान हो गया। अब देखें कि उसके नतीजे में सोशल मीडिया हुआ, फिर सोशल मीडिया को पर भी इन लोगों को प्रमोट किया गया। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखें कि आप वहाँ पे वीलॉग करें, मैं करता हूँ, कोई और करे, जितनी संजीदा गुफ्तगू करे उसको देखता ही कोई नहीं, कोई सुनता ही कोई नहीं। लेकिन उनकी गुफ्तगू जो कि आप घर में बैठ के जो आप एक मुहज़्ज़ब जिसको गुफ्तगू कहते हैं, वो मुहज़्ज़ब गुफ्तगू के मियार पे ही पूरा नहीं उतरती, वो देखे कि वो किस तरह लाखों करोड़ों में जाती है। तो इसके पीछे भी बाकायदा एक मशीनरी थी जो ये सारा कुछ कर रही थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक तबाह हुआ। अब देखिए आप कि दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो सोशल मीडिया है पाकिस्तान की सहाफ़त को। अब सोशल मीडिया में ये है कि जिस बंदे के पास एक मोबाइल और मुंह में ज़ुबान है वो सहाफ़ी है, वो भी सहाफ़ी बना। देखें, और फिर सहाफ़त की तारीफ़ जो हमें, जो जर्नलिज़म की या ख़बर की जो तारीफ़ हमें बताई गई, वो ये थी कि हर नेगेटिविटी का नाम ख़बर है। तो फिर नेगेटिविटी लोग अब तलाश करते हैं और उस नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। आपके यहाँ 50 चीज़ें ठीक हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, उस पर आपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना, बिल्कुल ऐसे। उस पर आपने कोई इत्मीनान का इजहार नहीं करना। एक चीज़ कहीं पे ख़राबी है तो उसको आपने हाईलाइट करना। अच्छा, इस पर मेरी बात याद आ गई, ये जो अभी रावलपिंडी में जो मार्का हक के नाम से वो एक जो कंस्ट्रक्शन, वो रोड का जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था वो हुआ। अब बारिश है, इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर भी जब शदीद बारिशें हुई थी तो बाज़ दफ़ा पानी स्लो निकलता है, तो इतनी तेज़ी से नहीं निकला था। अब वहाँ पे भी ऑब्वियसली पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। जब इतनी शदीद बारिश होती है, कोई इतने बड़े तो वो टनल नहीं लगे होते कि पूरा पानी वहाँ से बहा के ले जाए। अब थोड़ा सा पानी वहाँ पे खड़ा होता है और भाई साहब जो है वहाँ से वीडियो बना के अपलोड कर रहे थे, नहीं वो पूरा प्रोजेक्ट जो इतनी ट्रैफिक होती थी जो वहाँ से ख़त्म हुई है वो उसको नज़र नहीं आई। वो थोड़ा पानी खड़ा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, वो ये उसको तो नजर आ महविश आप बता रही हैं कि शायद बारिश बंद होने के बाद बारिश हो रही होती है तो लोग कह रहे हैं कि पानी क्यों नहीं निकल पानी क्यों नहीं निकल रहा, सड़क पे पानी क्यों खड़ा ये है। हालात है। तो असल ये होता है पॉपुलर बयानिया आपने देना है। अब देखें इस वक्त कश्मीर के अंदर ये इन दिनों में जो कुछ हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर, अब देखें कि वो टोटल पॉपुलर बयानिया है जो लेके उठे। उसमें हकायक को जब आप एनालिसिस करें, हकायक क्या है, तो एक बात भी हकायक पे पूरी नहीं उतरती। आप देखें कि पाकिस्तान के किस हिस्से में बिजली 3 रुपए यूनिट मिल रही है आपको, आप उस 3 रुपए यूनिट बिजली लेकर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर रहे, आप उस पर इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे। आपको आटा पूरे पाकिस्तान से आधी कीमत पे मिल रहा है, वहाँ पे सस्ता, तकरीबन सस्ता मिल रहा है, आप उस पर शुक्र अदा नहीं कर रहे। आप कश्मीर में रहते हैं, आप इस्लामाबाद में आप देखें सबसे ज्यादा बड़ी जायदादें कश्मीरियों की हैं, बिल्कुल ऐसे। आप इस पे शुक्र अदा नहीं करते कि आपके एक पाकिस्तान ने कैपिटल में आपको जगह दिया हुआ है और इतना वार्म वेलकम है कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का। आप इस पे मुतमईन नहीं है। आप एक ऐसी, आपने एक नैरेटिव बिल्ट किया 12 सीटों का
और उन 12 सीटों को इतना बड़ा मसला बना दिया कि शायद वो आलमी मसला है कि ये जो 12 सीटें ही सारे दुनिया के तमाम मसाइल की जड़ यही है, और अगर ये ना ख़त्म हुआ तो उस वक्त तक तो कश्मीर का मसला नहीं होगा। देखें जो वहाँ पे तसादुम और जो कीमती जानों का ज़िया हुआ, तो ये सारा कुछ आपने एक पॉपुलर नैरेटिव बिल्ड करके उस पे लोगों को सेंसिटाइज किया, लोगों को इकट्ठा किया, आपने सड़कें ब्लॉक की, इंतशार फैलाया, लोग मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए, पुलिस के जवानों ने शहादत पाई, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें देखे कितने लोग शहीद हो गए। तो ये सारे का सारा नतीजा क्या है? इसी पॉपुलैरिटी का, जो आप एक सस्ता नैरेटिव बनाते हो जो आम आदमी को अपील करता है, और आम आदमी को हमेशा आप हसीन ख्वाब दिखाएं वो गर्विदा हो जाता है। आप देखें आप पढ़ते नहीं हम कि हम दुनिया को जन्नत अर्जी बना देंगे। भाई जन्नत अर्जी कैसे बन सकती है? दुनिया मुमकिन ही नहीं। हक़ाइक़ तो ये है कि अगर इस ज़मीन पे जन्नत बन जाए तो फिर उस अब्दी जन्नत का तो तस्वर ही ख़त्म हो गया, हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो जब हम कहते हैं कि नहीं ये जन्नत, ये ज़मीन जो है जन्नत नहीं बन सकती, आप इसमें अपने मसाइल हल कर सकते हैं, ये आजमाइश की जगह है, यहाँ फिर भी मसाइल रहेंगे, आपने फ़ाइट करनी है, जिद्दोजहद करनी है, और आपने इसी आजमाइश के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये बयानिया जो है ये अपील नहीं करता आम आदमी को, वो कहता है कि नहीं ये इसको तो असल बात का नहीं पता ये जो कह रहा है, वरना तो ये तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ आप नारा लगाएं, अब उसी रॉ में बह के सियासी क़यादतें पॉपुलर नारे लगाती हैं, इतने करोड़ घर बना देंगे, इतने करोड़ नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, ये अपील करती हैं बातें आम लोगों को। जब आप उसको सही बात बताएं, भाई दूध और शहद की नहरें नहीं बह सकती, ये मसाइल हैं, इतना काम हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, तो वो कहते हैं नहीं ये फारग साफी है, इसके पास खबर ही नहीं है। तो ये असल खबर तो इसके पास है जो कह रहा है कि वो कराची के करीब से तेल बरामद हो गया है, और उसके बाद पूरी दुनिया से कंपनियां आ रही हैं और तेल निकाल रही हैं, और ये है यानी बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाले को हम साथ ये नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम था ये असल में इंटेलेक्चुअल्स का था, ये जर्नलिस्टों का था, प्रोफेशनल लोग थे जो रियासत का, जो इस समाज का एक ऐसा नैरेटिव बनाते कि जिससे समाज की तामीर होती। बदकिस्मती से वो नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम है वो भी जर्नलिस्टों से लेकर उन लोगों के हाथ में दे दिया गया जिन्होंने फिर इस तरह के नैरेटिव बिल्ड किए, जिनके मुजाहरे आपने पिछले दिनों कश्मीर में देखे, जो आप बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे आप देखें कि KPK के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर तीसरे दिन ये पॉपुलर बयान, या हर तीसरे दिन आप एक जत्था लें और इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दें। भाई आपके पास हुकूमत है, आपको हुकूमत इसलिए नहीं दी गई कि आप रोज लॉन्ग मार्च करें, आपको हुकूमत लोगों ने वोट आपको इसलिए दिए हैं कि आप वहाँ पे पब्लिक के मसाइल हल करें, आप सेहत के मसाइल हल करें, तालीम के मसाइल हल करें, कि आप रोज, ये बड़ा पॉपुलर है कि आप दूसरों पे तनकीद किए जाना है, और ताकि कोई मुझसे ना पूछे कि मैंने क्या करना है। तो ये दूसरों में इंगेज रखा हुआ है ना। इन मसाइल की ये जो सारा, इसकी जड़ भी मैं जर्नलिज्म में देखता हूँ कि अगर जर्नलिज्म अपने सही जगह पे होती, सहाफ़त अपने सही जगह पे, सहाफ़ी अपना काम सही तरीके से अदा कर रहे होते या उन्हें करने दिया जा रहा होता, तो फिर ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ये इस तरह गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में ना जाता। फिर लोग जो है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, आप देखें कि हम तो अभी भी इस गए गुजरे दौर में भी जो खबर देते वक्त बड़ी एहतियात से काम लेते हैं, हम देखते हैं कि इस खबर का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी पे। खबर देना इतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम खबर को रोकना है। जो डायरेक्टर न्यूज़ होता है वो सारा दिन खबरें रोकने का काम कर रहा होता है कि ये खबर भी नहीं जानी चाहिए, ये भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो देख रहा होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे। जबकि हमारे यहाँ खबरें देने पे ज़्यादा रवाज हो गया कि ये मैंने ये देनी है खबर, सबसे पहले देनी है मैंने खबर, और सबसे मुनफरद खबर देनी है। और इसी चक्कर में ये जो है ना कि सबसे पहले मैंने खबर देनी, नाज़रीन, इसका भी जो है ना एक रुझान बाकी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यानी कि हम कह सकते हैं कि हम व्यूज़ और रेटिंग के चक्रों में पड़ गए। ज़रा इस पर भी बात करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें दौर हाज़िर में सहाफ़त को जो दरपेश मसाइल हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से मसाइल हैं, कैसे ये मसाइल आए और किस तरह इनका हल मुमकिन बनाया जा सकता है। इसी पर बात करें। हनीफ कमर साहब हमारे साथ हैं। हनीफ साहब, जैसे हम ब्रेक से कबल आप बता रहे थे
कि चैनल्स की कोशिश होती है कि खबर रोके नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर जो है वो दी जाए और पहले सबसे पहले मैं ये न्यूज़ जो है वो ब्रेक करूं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रेटिंग और व्यूज़ की एक दौड़ लगी हुई है, इसने भी ये एक सहाफ़ती मेयार जो था उसको मुतासिर कर दिया। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया। असल में जो ब्रेक से पहले जो मैंने दो बड़े चैलेंजेस का जिक्र किया है, क्रेडिबिलिटी का बहरान और दूसरा सोशल मीडिया का चैलेंज, तो उसको आपने काउंटर कैसे करना है कि सोशल मीडिया पे तो हर जो स्ट्रीट लेवल का बंदा है वो भी अपनी अपनी खबर दे रहा है और उसको आपने काउंटर करके कैसे आपने उस सारे इस ऊधम के दरमियान में खड़े होके आपने अपनी बात कैसे करनी है, ये दो बड़े चैलेंज। तीसरा ये जो चैलेंज आपने अभी पॉइंट आउट किया कि ये रेटिंग की दौड़ है, और ये सारा कुछ इस वजह से है कि हमारा जो मीडिया है ये समाज सेंटर्ड नहीं है, ये स्टेट सेंटर्ड है। अब ये समाज सेंटर्ड अगर मीडिया होगा, उसका फोकस समाज की तरफ होगा, तो वो हर खबर देने से पहले, हर प्रोग्राम करने से पहले, हर कॉलम लिखने से पहले ये सोचेगा कि इसका इम्पैक्ट समाज पे क्या पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। अगर तो वो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि इससे मुझे इतनी रेटिंग मिलेगी इसलिए मैं दे दूँ, वो कभी भी नहीं देगा, तो जितनी मर्जी रेटिंग ऐसे। अगर वो समझेगा कि नहीं ये पॉजिटिव है, इसका कोई फ़ायदा होगा, इससे कोई नौजवान सीखेंगे, किसी की लर्निंग होगी, कोई ऐसा मसला मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिस पे हुकूमतें तवज्जो देंगी, कोई समाज की किसी खराबी की कोई निशानदेही कर रहा हूँ, तो उसकी रेटिंग आए या ना आए वो उससे बेनियाज होकर उसको देगा। बिल्कुल ऐसे। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके पेश नज़र ये नहीं है कि ये इसकी रेटिंग क्या आएगी। बिल्कुल ऐसे। आपके पेश नज़र ये है कि ये एक मसला है जिस पे डिस्कस होना ज़रूरी है और इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। जब इस एहसास के तहत मीडिया काम करेगा तो फिर वो समाज सेंटर्ड मीडिया कहलाएगा। अच्छा, मैं आपकी सॉरी बात कट कर रही हूँ, मुझसे अक्सर जब लोग पूछते हैं ना, वही मसला है कि हम रेटिंग और व्यूज़ के चक्करों में आए हुए, तो मुझसे पूछते हैं ना सच की रेटिंग आती है, व्यूज़ का क्या चक्कर है यहाँ पे? क्योंकि भाई हम रेटिंग के दौड़ में नहीं है, ना हम व्यूज़ की दौड़ में है। हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, मसले हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर क्या मसाइल आ रहे हैं, और जो हमारी एक ज़िम्मेदारी एक जो मीडिया हाउस की या एक जर्नलिस्ट की, एक एंकर की होनी चाहिए, हम वो अदा कर रहे हैं कि अब जिसको जो मसला होगा वो उस प्रोग्राम को देख लेगा, उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये रेटिंग और व्यूज़ के चक्करों में हम नहीं है कि उसके चक्कर में हम कोई भी ऐसी ओछी हरकतें या कोई भी ऐसी बातें जैसे आजकल आपने देखा होगा शोज में चल रही है, जो कुछ हम वो नहीं कर रहे हैं। खास तौर पे आपके जो मॉर्निंग शो है वो तो आपके पत्नी को ग्लैमर शो बन गए इस तरह के, और उसमें हर वो वाहियात हरकत जो आप अपने घर में, अपनी सोशल गैदरिंग में, अपने बरादरी में बैठ के नहीं वो देख सकते, वो आप टीवी पे दिखा रहे होते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये रेटिंग की दौड़ में इसीलिए पड़ा कि उसको समाज की फिक्र ही नहीं है। वो समाज, हालांकि मीडिया बुनियादी तौर पे समाज का अदारा है, ये रियासत का इदारा नहीं है। हमें तो ये पढ़ाया गया कि चौथा सतून है, ये चौथा सतून नहीं है रियासत का, ये चौथा सतून बनाने की वजह से ही ये अक्सर खराबियां पैदा हुई हैं। जब आप इसको समाज का इदारा अगर समझते, समाज के इदारे के तौर पर ये बिहेव करता, तो फिर इसके पेश नज़र समाज की वेलफेयर होती। फिर आपके टीवी चैनल सेहत पे प्रोग्राम कर रहे होते, एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम कर रहे होते, एजुकेशन पे प्रोग्राम कर रहे होते, IT पे प्रोग्राम कर रहे होते, जदीद जो चैलेंजेस दरपेश हैं मुआशरे के अंदर, अदम बर्दाश्त है, इंतहा पसंदी है, बड़ों का एहतराम ख़त्म हो रहा है, आपकी रवायात का ख़ात्मा हो रहा है, सोशल अक़दार, सोशल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, आप उन पे बात करते हैं। ये नहीं हो रहा, इट मीन्स के समाज की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। मीडिया को इस बात की कोई परवाह नहीं है, ना मीडिया इस बात पे सेंसिटिव है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। मीडिया ने एक और बड़ा काम किया है खौफनाक, वो काम ये किया है कि पूरे के पूरे सोसाइटी को इसने मुतालबे की नफ्सियात में मुब्तला कर दिया है। आप हर चीज़ का मुतालबा दूसरों से करते हैं। हाँ, ये बात है। खुद नहीं कि मैंने क्या करना है, इस बात का कहीं पे कोई सवाल नहीं। आपने अपने नाजरीन को भी ये बताना है कि आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हुई, आपने हुकूमत से मुतालबा करना, ये नहीं कि खुद करो। आपके यहाँ आपके हमसाये में कोई बंदा किसी मसले टेंशन की वजह से उसने खुदकुशी कर ली है, ये भी हुकूमत का फेलियर है। बतौर हमसाये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप भी उसका कोई ख्याल करें। आपके अगर मोहल्ले में सफाई नहीं है, अमन व अमान का कोई मसला है, दहशत गर्द कहाँ रहते हैं? ये जो
हमारे यहाँ आए रोज वारदातें होती है, ये आखिर किसी मोहल्ले में ही आके रहते हैं ऑब्वियसली हाँ, किसी सोसाइटी में आसमान से रहते तो हैं नहीं ना, टपक पड़ते या जमीन से तो तो नहीं वो निकल मेरे आते। किसी हमसाये में ही रहते होंगे ना, आपके कहीं हमसाये में रहते होंगे। तो जब मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ कौन रह रहा है और मेरे साथ वाले को नहीं पता कि उसके साथ कौन रह रहा है, तो क्या ये मेरी समाजी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी मजहबी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं ख्याल करूं कि मेरे मोहल्ले में कौन लोग हैं। जब ये समाजी जिम्मेदारी का एहसास मीडिया दिलाएगा और लोगों को ये कहेगा कि आप वारदात पर जब हो जाती है आप हुकूमत को ज़रूर उसको मतून करें, उस पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी है, उसका भी तो एहसास करें। तो इसलिए मीडिया ने जानते हुए या ना जानते हुए पूरी की पूरी सोसाइटी को मुतालबे की नफसियात में मुब्तला कर दिया। हर बंदा मुतालबा कर रहा है दूसरे से, या वो दूसरे से मुतालबा कर रहा है या रियासत से मुतालबा कर रहा है, और वो काम भी रियासत के ज़िम्मे लगा रहा है जो रियासत के करने के काम है ही नहीं। अब देखें कि मुझे जब आप समाजी वैल्यूज़ की बात करेंगे, इक़दार की बात करेंगे, तो जब आप अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे तो आपके सारे काम ही वहाँ पे मसाइल हल हो जाएंगे। रियासत के तो करने के काम ही बड़े थोड़े हैं जब आप के हाँ ये सारा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ये मीडिया को ख़ुद भी इस मामले में एजुकेट होने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है, और उसकी वजह ये भी है कि जब अहल लोगों को उनकी स्पेस नहीं मिली और उन्होंने स्पेस खाली कर दी, नाअहल लोग उनकी जगह पे आ गए, तो उसके नतीजे में मीडिया का पूरा इंस्टीट्यूशन ही बर्बाद हो गया। अदरवाइज तो मीडिया में पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे, यहाँ पे तो आलम फाजल लोग होते थे। अब देखें ना, हम जब अखबारात में काम करते थे तो इतनी बड़ी डिक्शनरियाँ टेबल पे न्यूज़ रूम में पड़ी होती थी, अरबी, फारसी और इंग्लिश के जो उलमा थे वो न्यूज़ रूम में काम कर रहे होते थे, एक एक लफ्ज़ पे बहस हो रही होती। के साथ हनीफ साहब, अब सहाफ़त में या अपने किसी प्रोग्रामिंग में, चैनल में किन को हायर किया जा रहा है, इसके सोशल मीडिया पे रेटिंग बड़ी अच्छी आ रही है, ये है उनको किया जा रहा है, उसको सहाफ़त के अलिफ बे भी पता है या नहीं पता, वो उससे कोई कंसर्न नहीं, हाँ इसकी व्यूवरशिप बड़ी अच्छी है, इसको जो है ना लोग जानते हैं, बस इसको आप हायर कर लें। असल दूसरा जो ये आपकी बात बिल्कुल इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ एक और अंदाज में। अब चूँकि मीडिया उस तरह से समाज का इदारा तो है नहीं जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, हमरे वाक़या तो ये है कि अब ये एक ऐसा इदारा बन चुका है मीडिया जो स्टेट का इदारा ख़ुद को कहलाता है, और स्टेट ने भी इसको कहना मान लिया है कि ये चौथा पिलर है। जब स्टेट का ये चौथा पिलर है तो जाहिर है फिर ये स्टेट की गेम करेगा। फिर स्टेट तो ताकत और इख्तियार का नाम है, रियासत तो फिर ये ताकत और इख्तियार की दौड़ में शरीक होगा। उस ताकत और इख्तियार की दौड़ के लिए जो भी जायज़ नाजायज़ करना होगा वो ये करेगा मीडिया। वो उसके लिए वो रेटिंग उसको चाहिए होगी, उसके लिए दौलत चाहिए होगी, शोहरत चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसी दौड़ में ही ये हमारा मीडिया लगा हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट है मीडिया को। बहरहाल इस वक्त मैं ये तो नहीं कह सकता कि मीडिया अब समाज के इदारे के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा, लेकिन चलें अगर आपने इसको स्टेट का इदारा भी बनाया, आपने कारपोरेट इदारा भी अगर इसको बनाया है, तो कारपोरेट इदारा भी कारोबार की भी तो कोई अखलाकियात होती हैं। बिल्कुल। आप कारोबार भी करें तो उसमें भी तो कोई अखलाकी तकाज़ों को मद्देनज़र होते हैं। बिल्कुल। इस वक्त मीडिया के सामने जो बड़ा चैलेंज ये है वो ये है कि वो कारोबार और कारोबारी अखलाकियात के दरमियान कैसे तवाज़ुन बरकरार रखें। आपने रेटिंग भी लेनी है और रेटिंग लेने के लिए आपने अखलाकियात को भी पामाल नहीं करना। ये चैलेंज है इस वक्त मीडिया के सामने। अगर आप इससे बेनियाज हो जाएंगे रेटिंग से, तो रेटिंग से बेनियाज होके तो फिर आप टीवी चैनल चला नहीं सकते ज़्यादा देर तक। फिर या तो समाज आपको सपोर्ट करे या रियासत आपको सपोर्ट करे। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए था कि ये समाज के इदारे ही रहते, रियासत इनको सपोर्ट करती। ये जो इश्तिहारात और सब्सिडीज मीडिया को दी जाती है, बुनियादी तौर पर इसका मकसद यही है कि ये अपनी सोशल जिम्मेदारी पूरी करे। देखिए अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ एक प्योर, और उस कारोबार और हुकूमत के इख्तियार लेने की दौड़ में शरीक हूँ, तो फिर मुझे सब्सिडी क्यों दी जाती है भाई? फिर मुझे इश्तिहारात क्यों दिए जाते हैं सरकारी तौर पे?
मुझे इश्तिहारात तो इसलिए दिए जाते हैं कि आपको फाइनेंशियल मामलात से हम बेनियाज करते हैं, आप अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी करो। लेकिन हम ये है कि हम इश्तिहार भी ले लेते हैं और समाजी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं करते। जो अब जर्नलिज्म में अब आ रहे हैं, अब जो पुराने लोग हैं वो कुछ तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कुछ जो है वो तो इससे बालातर हो चुके हैं, जैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो लोग इस फील्ड में अब आ रहे हैं या आना चाहते हैं, चूँकि हम इखलाकी असूलों की बात कर रहे थे, मैनर्स की बात करें, तो एथिक्स की ट्रेनिंग्स जो हैं पहले कैसे उनको दी जाएँ कि भाई पहले ये आप ट्रेनिंग लें, सहाफ़त होती क्या है उसको पढ़ें, फिर इस पर जिम्मेदारियाँ जो आयद होती हैं उसको समझें, फिर एक जो आपके एक इखलाकी असूल होने चाहिए, आपने किन तलफ़ुज़ का, किन अल्फाज का जो है वो आपने इंतखाब करने की सारी ट्रेनिंग से गुजार के उसको एक सहाफ़त की डिग्री दी जाए। क्या इस तरह का कोई क्राइटेरिया? बहुत अच्छा और बड़ा रेलेवेंट ये आपने पॉइंट उठाया। अब देखें कि मैंने जो बात की कि मीडिया को इस वक्त जो चैलेंज ये दरपेश है, वो चैलेंज ये है कि आपने इसकी रेटिंग के दरमियान, कारोबार के दरमियान और कारोबारी अखलाकियात के दरमियान एक तवाज़न बरकरार रखना है। आपने पॉपुलर भी होना है, बहुत अच्छा हाई लेवल पे जाना है, बिजनेस भी करना है और अखलाकी तौर पर भी अपने आप को आपने आला स्टैंडर्ड उस पर फाइज रखना है। तो इसके लिए होते हैं प्रोफेशनल लोग। जर्नलिस्ट, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उसका यही काम है कि वो अपनी बात भी कहे, सच्ची बात कहे, पूरी दयानतदारी के साथ कहे और उसको कहने का अंदाज, प्रोफेशनल अंदाज ऐसा हो कि वो पॉपुलर भी हो जाए, वो बिके भी बात। तो इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग और तरबियत की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ये होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में जो करिकुलम हो इसका, वो प्रोफेशनल्स के साथ मुशावरत के साथ तय किया जाए। अभी भी आप देखें कि सोशल मीडिया पे भी बेशुमार पॉजिटिव काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो बड़ी बेहतरीन और संजीदा गुफ्तगू करते हैं और बड़ा संजीदा कंटेंट देते हैं और वो बड़ा पॉपुलर भी होता है। तो ये समझाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, आने वाले लोगों को और मौजूद लोगों को भी कि हर नेगेटिविटी ही पॉपुलर नहीं होती। अगर आप मेहनत करें थोड़ा सा, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपका पढ़ने लिखने से कोई सरोकार ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे न्यूज़ डिपार्टमेंट में भी, तो आप ज़रूर यकीनन वो आपसे ये कहते होंगे बस हम आ जाएं तो कल हम एक बड़े एंकर बन जाए, स्क्रीन पे छा जाए। नहीं, ये आपने कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। वो आ जाएं छा जाए नहीं, वो आते हैं कि हम तो बने बनाए हुए बने बनाए हैं, मैंने फिर भी थोड़ी वो आके हमें बताते हैं कि इतनी मेरी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और अब आप मुझे सिर्फ टीवी चैनल पे मौका दें और मैं देखें कि मैं क्या करता हूँ। तो ये वो बात वो कहते हैं गल बढ़ गई, गल ज़्यादा बढ़ गई, गल ज़्यादा बढ़ गई थी। वेल, आप नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उन्हें आपको मैसेज देना चाहिए, मीडिया हाउसेस को जर्नलिज्म के हवाले से? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मुझे अपने आप के अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर मैं बतौर जर्नलिस्ट एक अच्छा काम करूंगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा और जवाबदेही के एहसास के तहत काम करूंगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं किसी को पैगाम दे सकूं। सबसे पहली जो बुनियादी ये जिम्मेदारी है एक जर्नलिस्ट की कि वो हमेशा जवाबदेही के एहसास के तहत काम करे। उसे पता हो कि मैंने अपने हर अमल के जवाब में, जो मैंने लिखना है, जो बोलना है, जो मैंने खबरनामा देना है, जो मेरी दायरा इख्तियार में है, उसका मुझे जवाबदेह होना है। यहाँ लोगों के सामने मैं जवाबदेह हूँ। अगर लोगों की नज़रों से बच गया तो मैं अल्लाह की नज़रों से तो नहीं बच सकता। मैं क़यामत के दिन जवाबदेह हूँगा। वहाँ पे तो ये सारे का सारा दफ्तर जो हार्ड डिस्क है वो वहाँ पे खोल के मेरे सामने ओपन कर दी जाएगी कि आपने ये बोला था, ये लिखा था आपने और ये आपने अप्रूव किया था। तो अगर वहाँ मुझे अपने किए हुए काम का जवाब मेरे पास मौजूद है तो फिर मैं एक कामयाब जर्नलिस्ट हूँ, फिर मैं एक कामयाब इंसान हूँ, फिर मुझे हक हासिल है कि मैं दूसरों को कह सकूँ। लेकिन अगर मेरा अपना नामा अमाल शर्मिंदगी से भरा हुआ है और मेरे पास अपने काम का जवाब नहीं है तो फिर मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं वो दूसरों को भाषण दूँ। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को ही देखना होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, यकीनन बड़ी खूबसूरत बात की कि पहले हमें अपने आप को देखना होगा। खासकर ये पैगाम उन सहाफ़ियों के लिए ज़रूर होगा जो दूसरों को बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। इसका हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम बात करें, दौरे हाज़िर में सहाफ़त को जो दरपेश मसाइल हैं इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से मसाइल हैं, कैसे ये मसाइल आए और किस तरह इनका हल मुमकिन बनाया जा सकता है, इसी पर बात करें। हनीफ कमर साहब हमारे साथ हैं।
हनीफ साहब, जैसे हम ब्रेक से कबल आप बता रहे थे कि चैनल्स की कोशिश होती है कि खबर रोके नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खबर जो है वो दी जाए और पहले सबसे पहले मैं ये न्यूज़ जो है वो ब्रेक करूं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रेटिंग और व्यूज़ की एक दौड़ लगी हुई है, इसने भी ये एक सहाफ़ती मयार जो था उसको मुतासिर कर दिया। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया। असल में जो ब्रेक से पहले जो मैंने दो बड़े चैलेंजेस का जिक्र किया है, क्रेडिबिलिटी का बहरान और दूसरा सोशल मीडिया का चैलेंज, कि उसको आपने काउंटर कैसे करना है। कि सोशल मीडिया पे तो हर जो स्ट्रीट लेवल का बंदा है वो भी अपनी अपनी खबर दे रहा है और उसको आपने काउंटर करके कैसे आपने उस सारे इस ऊधम के दरमियान में खड़े होके आपने अपनी बात कैसे करनी है। ये दो बड़े चैलेंज। तीसरा ये जो चैलेंज आपने अभी पॉइंट आउट किया कि ये रेटिंग की दौड़ है, और ये सारा कुछ इस वजह से है कि हमारा जो मीडिया है ये समाज सेंटर्ड नहीं है, ये स्टेट सेंटर्ड है। अब ये समाज सेंटर्ड अगर मीडिया होगा, उसका फोकस समाज की तरफ होगा, तो वो हर खबर देने से पहले, हर प्रोग्राम करने से पहले, हर कॉलम लिखने से पहले ये सोचेगा कि इसका इम्पैक्ट समाज पे क्या पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। अगर तो वो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि इससे मुझे इतनी रेटिंग मिलेगी इसलिए मैं दे दूँ, वो कभी भी नहीं देगा, तो जितनी मर्जी रेटिंग आए। अगर वो समझेगा कि नहीं ये पॉजिटिव है, इसका कोई फ़ायदा होगा, इससे कोई नौजवान सीखेंगे, किसी की लर्निंग होगी, कोई ऐसा मसला मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिस पे हुकूमतें तवज्जो देंगी, कोई समाज की किसी खराबी की कोई निशानदेही कर रहा हूँ, तो उसकी रेटिंग आए या ना आए वो उससे बेनियाज होकर उसको देगा। बिल्कुल ऐसे। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके पेश नज़र ये नहीं है कि ये इसकी रेटिंग क्या आएगी। बिल्कुल ऐसे। आपके पेश नज़र ये है कि ये एक मसला है जिस पे डिस्कस होना ज़रूरी है और इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। जब इस एहसास के तहत मीडिया काम करेगा तो फिर वो समाज सेंटर्ड मीडिया कहलाएगा। अच्छा, मैं आपकी सॉरी बात कट कर रही हूँ, मुझसे अक्सर जब लोग पूछते हैं ना, वही मसला है कि हम रेटिंग और व्यूज़ के चक्करों में आए हुए, तो मुझसे पूछते हैं ना सच की रेटिंग आती है, व्यूज़ का क्या चक्कर है यहाँ पे? क्योंकि भाई हम रेटिंग के दौड़ में नहीं है ना, हम व्यूज़ की दौड़ में है। हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, मसले हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर क्या मसाइल आ रहे हैं, और जो हमारी एक ज़िम्मेदारी एक जो मीडिया हाउस की या एक जर्नलिस्ट की, एक एंकर की होनी चाहिए, हम वो अदा कर रहे हैं कि अब जिसको जो मसला होगा वो उस प्रोग्राम को देख लेगा, उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये रेटिंग और व्यूज़ के चक्करों में हम नहीं है कि उसके चक्कर में हम कोई भी ऐसी ओछी हरकतें या कोई भी ऐसी बातें जैसे आजकल आपने देखा होगा शोज में चल रही है, जो कुछ हम वो नहीं कर रहे हैं। खास तौर पे आपके जो मॉर्निंग शो है वो तो आपके पता नहीं को ग्लैमर शो बन गए इस तरह के, और उसमें हर वो वाहियात हरकत जो आप अपने घर में अपनी सोशल गैदरिंग में अपने बरादरी में बैठ के नहीं वो देख सकते, वो आप टीवी पे दिखा रहे होते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये रेटिंग की दौड़ में इसीलिए पड़ा कि उसको समाज की फिक्र ही नहीं है। वो समाज, हालांकि मीडिया बुनियादी तौर पे समाज का अदारा है, ये रियासत का इदारा नहीं है। हमें तो ये पढ़ाया गया है कि चौथा सतून है, ये चौथा सतून नहीं है रियासत का, ये चौथा सतून बनाने की वजह से ही ये अक्सर खराबियां पैदा हुई है। जब आप इसको समाज का इदारा अगर समझते, समाज के इदारे के तौर पर ये बिहेव करता, तो फिर इसके पेश नज़र समाज की वेलफेयर होती। फिर आपके टीवी चैनल सेहत पे प्रोग्राम कर रहे होते, एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम कर रहे होते, एजुकेशन पे प्रोग्राम कर रहे होते, IT पे प्रोग्राम कर रहे होते। जदीद जो चैलेंजेस दरपेश हैं मुआशरे के अंदर, अदम बर्दाश्त है, इंतहा पसंदी है, बड़ों का एहतराम ख़त्म हो रहा है, आपकी रवायात का ख़ात्मा हो रहा है, सोशल अक़दार, सोशल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, आप उन पे बात करते हैं। ये नहीं हो रहा, इट मीन्स के समाज की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। मीडिया को इस बात की कोई परवाह नहीं है, ना मीडिया इस बात पे सेंसिटिव है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। मीडिया ने एक और बड़ा काम किया है खौफनाक, वो काम ये किया है कि पूरे के पूरे सोसाइटी को इसने मुतालबे की नफ्सियात में मुब्तला कर दिया है। आप हर चीज़ का मुतालबा दूसरों से करते हैं। हाँ, ये बात है। खुद नहीं कि मैंने क्या करना है, इस बात का कहीं पे कोई सवाल नहीं। आपने अपने नाजरीन को भी ये बताना है कि आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हुई, आपने हुकूमत से मुतालबा करना, ये नहीं कि खुद करो। आपके यहाँ आपके हमसाये में कोई बंदा किसी मसले टेंशन की वजह से उसने खुदकुशी कर ली है, ये भी हुकूमत का फेलियर है। बतौर हमसाये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप भी उसका कोई ख्याल करें। आपके अगर मोहल्ले में सफाई नहीं है, अमन व अमान का कोई मसला है, दहशत गर्द कहाँ रहते हैं?
ये जो हमारे यहाँ आए रोज वारदातें होती है, ये आखिर किसी मोहल्ले में ही आके रहते हैं ऑब्वियसली हाँ, किसी सोसाइटी में आसमान से रहते तो हैं नहीं ना, टपक पड़ते या जमीन से तो तो नहीं वो निकल मेरे आते। किसी हमसाये में ही रहते होंगे ना, आपके कहीं हमसाये में रहते होंगे। तो जब मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ कौन रह रहा है और मेरे साथ वाले को नहीं पता कि उसके साथ कौन रह रहा है, तो क्या ये मेरी समाजी जिम्मेदारी नहीं है? ये मेरी मजहबी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं ख्याल करूं कि मेरे मोहल्ले में कौन लोग हैं? जब ये समाजी जिम्मेदारी का एहसास मीडिया दिलाएगा और लोगों को ये कहेगा कि आप वारदात पर जब हो जाती है आप हुकूमत को ज़रूर उसको मतून करें, उस पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी है, उसका भी तो एहसास करें। तो इसलिए मीडिया ने जानते हुए या ना जानते हुए पूरी की पूरी सोसाइटी को मुतालबे की नफ्सियात में मुब्तला कर दिया। हर बंदा मुतालबा कर रहा है दूसरे से, या वो दूसरे से मुतालबा कर रहा है या रियासत से मुतालबा कर रहा है, और वो काम भी रियासत के ज़िम्मे लगा रहा है जो रियासत के करने के काम है ही नहीं। अब देखें कि मुझे जब आप समाजी वैल्यूज़ की बात करेंगे, इक़दार की बात करेंगे, तो जब आप अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे तो आपके सारे काम ही वहाँ पे मसाइल हल हो जाएंगे। रियासत के तो करने के काम ही बड़े थोड़े हैं जब आप के हाँ ये सारा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ये मीडिया को ख़ुद भी इस मामले में एजुकेट होने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है, और उसकी वजह ये भी है कि जब अहल लोगों को उनकी स्पेस नहीं मिली और उन्होंने स्पेस खाली कर दी, नाअहल लोग उनकी जगह पे आ गए, तो उसके नतीजे में मीडिया का पूरा इंस्टीट्यूशन ही बर्बाद हो गया। अदरवाइज तो मीडिया में पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे, यहाँ पे तो आलम फाजल लोग होते थे। अब देखें ना, हम जब अखबारात में काम करते थे तो इतनी बड़ी डिक्शनरियाँ टेबल पे न्यूज़ रूम में पड़ी होती थी, अरबी, फारसी और इंग्लिश के जो उलमा थे वो न्यूज़ रूम में काम कर रहे होते थे, एक एक लफ्ज़ पे बहस हो रही के साथ। हनीफ साहब, अब सहाफ़त में या अपने किसी प्रोग्रामिंग में, चैनल में किन को हायर किया जा रहा है, इसके सोशल मीडिया पे रेटिंग बड़ी अच्छी आ रही है, हाँ, ये है। उनको किया जा रहा है, उसको सहाफ़त के अलिफ बे भी पता है या नहीं पता, वो उससे कोई कंसर्न नहीं, हाँ इसकी व्यूवरशिप बड़ी अच्छी है, इसको जो है ना लोग जानते हैं, बस इसको आप हायर कर लें। असल दूसरा जो ये आपकी बात बिल्कुल इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ एक और अंदाज में। अब चूँकि मीडिया उस तरह से समाज का इदारा तो है नहीं जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे वाक़या तो ये है कि अब ये एक ऐसा इदारा बन चुका है मीडिया जो स्टेट का इदारा ख़ुद को कहलाता है, और स्टेट ने भी इसको कहना मान लिया है कि ये चौथा पिलर है। जब स्टेट का ये चौथा पिलर है तो जाहिर है फिर ये स्टेट की गेम करेगा। फिर स्टेट तो ताकत और इख्तियार का नाम है, रियासत तो फिर ये ताकत और इख्तियार की दौड़ में शरीक होगा। उस ताकत और इख्तियार की दौड़ के लिए जो भी जायज़ नाजायज़ करना होगा वो ये करेगा मीडिया। वो उसके लिए वो रेटिंग उसको चाहिए होगी, उसके लिए दौलत चाहिए होगी, शोहरत चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसी दौड़ में ही ये हमारा मीडिया लगा हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट है मीडिया को। बहरहाल इस वक्त मैं ये तो नहीं कह सकता कि मीडिया अब समाज के इदारे के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा, लेकिन चलें अगर आपने इसको स्टेट का इदारा भी बनाया, आपने एक कारपोरेट इदारा भी अगर इसको बनाया है, तो कारपोरेट इदारा भी कारोबार की भी तो कोई अखलाकियात होती हैं। बिल्कुल। आप कारोबार भी करें तो उसमें भी तो कोई अखलाकी तकाज़ों को मद्देनज़र होते हैं। बिल्कुल। इस वक्त मीडिया के सामने जो बड़ा चैलेंज ये है वो ये है कि वो कारोबार और कारोबारी अखलाकियात के दरमियान कैसे तवाज़ुन बरकरार रखें। आपने रेटिंग भी लेनी है और रेटिंग लेने के लिए आपने अखलाकियात को भी पामाल नहीं करना। ये चैलेंज है इस वक्त मीडिया के सामने। अगर आप इससे बेनियाज हो जाएंगे रेटिंग से, तो रेटिंग से बेनियाज होके तो फिर आप टीवी चैनल चला नहीं सकते ज़्यादा देर तक। फिर या तो समाज आपको सपोर्ट करे या रियासत आपको सपोर्ट करे। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए था कि ये समाज के इदारे ही रहते, रियासत इनको सपोर्ट करती। ये जो इश्तिहारात और सब्सिडीज मीडिया को दी जाती है, बुनियादी तौर पर इसका मकसद यही है कि ये अपनी सोशल जिम्मेदारी पूरी करे। देखिए, अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ एक प्योर, और उस कारोबार और हुकूमत के इख्तियार लेने की दौड़ में शरीक हूँ, तो फिर मुझे सब्सिडी क्यों दी जाती है भाई?
फिर मुझे इश्तिहारात क्यों दिए जाते हैं सरकारी तौर पे? मुझे इश्तिहारात तो इसलिए दिए जाते हैं कि आपको फाइनेंशियल मामलात से हम बेनियाज करते हैं, आप अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी करो। लेकिन हम ये है कि हम इश्तिहार भी ले लेते हैं और समाजी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं करते। जो अब जर्नलिज्म में अब आ रहे हैं, अब जो पुराने लोग हैं वो कुछ तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कुछ जो है वो तो इससे बालातर हो चुके हैं, जैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो लोग इस फील्ड में अब आ रहे हैं या आना चाहते हैं, चूँकि हम इखलाकी असूलों की बात कर रहे थे, मैनर्स की बात करें, तो एथिक्स की ट्रेनिंग्स जो हैं पहले कैसे उनको दी जाएँ कि भाई पहले ये आप ट्रेनिंग लें, सहाफ़त होती क्या है उसको पढ़ें, फिर इस पर जिम्मेदारियाँ जो आयद होती हैं उसको समझें, फिर एक जो आपके एक इखलाकी असूल होने चाहिए, आपने किन तलफ़ुज़ का, किन अल्फाज का जो है वो आपने इंतखाब करने की सारी ट्रेनिंग से गुजार के उसको एक सहाफ़त की डिग्री दी जाए। क्या इस तरह का कोई क्राइटेरिया? बहुत अच्छा और बड़ा रेलेवेंट ये आपने पॉइंट उठाया। अब देखें कि मैंने जो बात की कि मीडिया को इस वक्त जो चैलेंज ये दरपेश है, वो चैलेंज ये है कि आपने इसकी रेटिंग के दरमियान, कारोबार के दरमियान और कारोबारी अखलाकियात के दरमियान एक तवाज़न बरकरार रखना है। आपने पॉपुलर भी होना है, बहुत अच्छा हाई लेवल पे जाना है, बिजनेस भी करना है और अखलाकी तौर पर भी अपने आप को आपने आला स्टैंडर्ड उस पर फाइज रखना है। तो इसके लिए होते हैं प्रोफेशनल लोग। जर्नलिस्ट जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उसका यही काम है कि वो अपनी बात भी कहे, सच्ची बात कहे, पूरी दयानतदारी के साथ कहे और उसको कहने का अंदाज, प्रोफेशनल अंदाज ऐसा हो कि वो पॉपुलर भी हो जाए, वो बिके भी बात। तो इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग और तरबियत की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ये होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में जो करिकुलम हो इसका वो प्रोफेशनल्स के साथ मुशावरत के साथ तय किया जाए। अभी भी आप देखें कि सोशल मीडिया पे भी बेशुमार पॉजिटिव काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो बड़ी बेहतरीन और संजीदा गुफ्तगू करते हैं और बड़ा संजीदा कंटेंट देते हैं और वो बड़ा पॉपुलर भी होता है। तो ये समझाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, आने वाले लोगों को और मौजूद लोगों को भी कि हर नेगेटिविटी ही पॉपुलर नहीं होती। अगर आप मेहनत करें थोड़ा सा, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपका पढ़ने लिखने से कोई सरोकार ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे न्यूज़ डिपार्टमेंट में भी, तो आप ज़रूर यकीनन वो आपसे ये कहते होंगे बस हम आ जाएं तो कल हम एक बड़े एंकर बन जाए, स्क्रीन पे छा जाए। नहीं, ये आपने कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। वो आ जाएं छा जाए नहीं, वो आते हैं कि हम तो बने बनाए हुए बने बनाए हैं, मैंने फिर भी थोड़ी वो आके हमें बताते हैं कि इतनी मेरी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और अब आप मुझे सिर्फ टीवी चैनल पे मौका दें और मैं देखें कि मैं क्या करता हूँ। तो ये वो बात वो कहते हैं गल बढ़ गई, गल ज़्यादा बढ़ गई थी। वेल, आप नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उन्हें आपको मैसेज देना चाहिए, या मीडिया हाउसेस को जर्नलिज्म के हवाले से? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मुझे अपने आप के अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर मैं बतौर जर्नलिस्ट एक अच्छा काम करूंगा, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करूंगा और जवाबदेही के एहसास के तहत काम करूंगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं किसी को कोई पैगाम दे सकूं। सबसे पहली जो बुनियादी ये जिम्मेदारी है एक जर्नलिस्ट की कि वो हमेशा जवाबदेही के एहसास के तहत काम करे। उसे पता हो कि मैंने अपने हर अमल के जवाब में जो मैंने लिखना है, जो बोलना है, जो मैंने खबरनामा देना है, जो मेरी दायरा इख्तियार में है, उसका मुझे जवाबदेह होना है। यहाँ लोगों के सामने मैं जवाबदेह हूँ। अगर लोगों की नज़रों से बच गया तो मैं अल्लाह की नज़रों से तो नहीं बच सकता। मैं क़यामत के दिन जवाबदेह हूँगा। वहाँ पे तो ये सारे का सारा दफ्तर जो हार्ड डिस्क है वो वहाँ पे खोल के मेरे सामने ओपन कर दी जाएगी कि आपने ये बोला था, ये लिखा था आपने और ये आपने अप्रूव किया था। तो अगर वहाँ मुझे अपने किए हुए काम का जवाब मेरे पास मौजूद है तो फिर मैं एक कामयाब जर्नलिस्ट हूँ, फिर मैं एक कामयाब इंसान हूँ, फिर मुझे हक हासिल है कि मैं दूसरों को कह सकूँ। लेकिन अगर मेरा अपना नामा अमाल शर्मिंदगी से भरा हुआ है और मेरे पास अपने काम का जवाब नहीं है तो फिर मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं वो दूसरों को भाषण दूँ। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को ही देखना होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, यकीनन बड़ी खूबसूरत बात की कि पहले हमें अपने आप को देखना होगा। खासकर ये पैगाम उन सहाफ़ियों के लिए ज़रूर होगा जो दूसरों को बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करते। तो ये यकीनन पैगाम उनके लिए ज़रूर है कि पहले अपने गिरेबान में झांके, खुद
पहले अपना जो है वो अमाल जो है वो दुरुस्त करें, अपनी नीयतों को साफ़ करें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, फिर दूसरों को ट्रेन करें या उनको भाषण दें। और सहाफ़त की, जर्नलिज्म की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा शोबा, एक ज़िम्मेदाराना ये शोबा है जिसके साथ हम कभी भी नाइंसाफ़ी या ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर आप हक़ और सच की बात करना जानते हैं, हक़ में डटे रहना जानते हैं, तो ही इस फील्ड का रुख करें, अदरवाइज़ आप कोई और फील्ड सेलेक्ट करें। आप हो सकता है किसी और फील्ड के लिए बने हुए हों अगर आप हक़ और सच के साथ नहीं देते हैं। तो देख रहे हैं सच सवेरा, आज का अगला टॉपिक बड़ा ही अहम है। हम सब अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, फिट देखना चाहते हैं। बढ़ता हुआ वज़न किसी को भी अच्छा नहीं लगता, यकीन जाने बड़ा बंदा जो है डिस्टर्ब होने लग जाता है अगर आपका वज़न, आपने एक लिमिट रखी हुई है और उससे वो बढ़ना शुरू हो जाए, या आप बहुत स्किनी होने लग जाएं या आप ओवरवेट होने लग जाए, तो ये भी आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। सो गर्मियाँ आ चुकी हैं, कहा जाता है, सुनने में भी आया, लेकिन हमारे एक्सपर्ट मज़ीद इस पर क्या कहते हैं वो तो हम उन्हीं से जानेंगे। कहते हैं कि अगर आपने वेट कम करना है, अगर आपका वेट बढ़ रहा था, आपने उसको कम करना है, तो गर्मियाँ जो है ना ये बड़ी आपके लिए अच्छी होती हैं। गर्मियों की एक्सरसाइज जो है ना वो बड़ी मुफीद रहती है, लेकिन कहा जाता है कि फिर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एहतियात भी करनी पड़ती है क्योंकि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, डिहाइड्रेट आप हो सकते हैं, तो हाइड्रेशन का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। सो ज़रा जान लेंगे कि जिम, वॉक, डाइट और हाइड्रेशन का भी हमने ख्याल रखना है। और कहा जाता है गर्मियों में वर्जिश के बड़े फ़ायदे हैं और नुकसानात भी ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है या कितना ये अच्छा है हमारी फ़िटनेस के लिए, आइए ज़रा इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे तो बड़े काफ़ी अरसे बाद ज्वाइन किया इन्होंने, ये भी ज़रा इनसे शिकवा हम करेंगे। तमीना कौसर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तमीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। इतने अरसे बाद कहाँ थी आप, क्यों गायब थी आप? मसरूफियात मसरूफियात थी, कहीं लोगों को ज़्यादा फिट करने में तो मसरूफ़ नहीं थी और हमें टाइम नहीं दिया? नहीं, कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अच्छा, कुछ अनफॉर्चुनेट भी ऐसा हुआ कि जब मुझे कॉल्स भी आई हैं तो मैं किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में थी कि आई कुडंट मैनेज द टाइम। और फिर वो जो आपने कहा ना कि लोग डिप्रेस होते हैं, तो मैं एक कुछ कोशिश कर रही थी कोई सेटअप बनाने का कि लोगों को वहाँ ला के किया जाए, तो बस इस तरह से कुछ मसरूफियात थी, तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट। चलो, थैंक यू सो मच, आपने फाइनली हमें ज्वाइन कर लिया। बताइए तमीना, फिट रहना सब ने दिखना है और सब चाहते हैं कि वो स्लिम फिट रहें, उनका वेट ना बढ़े, पेट ना निकले उनका, और राइट लेफ्ट कहीं भी कोई फैट नजर ना आए। तो जो मैंने अभी बात की इंट्रो में भी कि लोग कहते हैं कि गर्मियों में वेट लॉस करना ये एक बड़ा आइडियल वक्त होता है, ये सही है? आइडियल वक्त है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से रिस्की फैक्टर भी हैं, जैसे आपने कहा। वो भी बताएं हमें। अच्छा, अब मसला ये कि गर्मियों में क्यों लोग जनरली प्रेफर करते हैं वर्कआउट करना कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है। जैसे सर्दियों में क्योंकि ठंडक होती है तो एक तो हिम्मत नहीं होती, दिन भी बड़े छोटे हो जाते हैं। गर्मियों में ये होता है कि आप थोड़ा सा भी कोई वर्कआउट करते हैं तो आपका पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो लोगों को लगता है कि चर्बी हमारी जल्दी जल्दी बर्न हो जाएगी। लेकिन अब नुकसान ये होता है कि जो आप एक नॉर्मल वेदर में, जैसे हम कहते हैं बाहर के मौसम में, इस तरह के मौसम में जो आप कर सकते हैं, तो अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं गर्मी में, जैसे जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में आप कर रहे हैं, तो आप कोलैप्स भी कर सकते हैं। यानी वो जो हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, तो आप इतनी इंटेंसिटी या शिद्दत के साथ वर्कआउट नहीं कर सकते, कोई भी किसी किस्म का वर्कआउट है। उसके लिए दो चार चीज़ों का बड़ा जो अक्सर टाइम भी लोग पूछते हैं कि गर्मियों में किस टाइम करना चाहिए। मसला ये है कि जो हमारी यूवी रेज हैं वो दिन के टाइम पे, अगर आप जॉगिंग कर रहे थे, आप हाइकिंग कर रहे थे, आप कोई स्विमिंग आउटडोर कर रहे थे, या आप कोई साइकिल चला रहे थे, वो आप दोपहर में नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मसला ये होगा कि उस स्वेटिंग के दौरान आपके जो बॉडी में नमकियात हैं वो भी तो निकल जाएंगे ना। तो फिर इससे बेहतर ये होता है कि एक तो गर्मियों के अंदर अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये आती है कि सिर्फ पानी निकलने से, मिसाल के तौर पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पसीना निकला तो चर्बी आपकी गल गई, ये बिल्कुल एक मिथ है। ठीक है, जब आपकी बॉडी, कुछ लोगों को ज्यादा पसीना आता है, कुछ को कम आता है, तो आपकी बॉडी में से वाटर जा रहा होता है। अच्छा, यानी चर्बी फैट नहीं, फैट नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि फैट की भी दो इकसाम है ना। एक है आपका वेसिकल फैट कि जो आपके ऑर्गन्स के होता है। ऑर्गन्स मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों को जो हार्ट का मसला होता है, कोलेस्ट्रॉल जी बढ़ गया, अब वो कोई पेट के ऊपर तो नहीं है ना। पेट कहाँ है और हार्ट कहाँ है? ये बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं उनके ऊपर भी फैट होता है, जो बड़ा मुश्किल होता है उसको। ना हम तो बहुत बड़ी गलतफहमी कि जो स्वेटिंग होती है ये हमारी एक्चुअली में चर्बी पिघल रही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं,
ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके मैं आपको एक एग्जांपल प्रैक्टिकल भी दे दूं, जो लोग कह रहे होंगे कि अच्छा ये तमीना क्या अजीब सी बातें कर रही है। जरा लॉजिकली बता मैं लॉजिकली आपको बताती हूँ कि जब आप सोना में जाते हैं, अच्छा सोना का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारे कुछ सालों पहले हमारे स्टूडियो के मतलब जिम के अंदर जो है ना वो एक सोना बना हुआ था। ठीक है। तो वो ना सारी खवातीन अंदर चली जाती थी कि हम इसमें बैठेंगे, हमारी चर्बी गलेगी ना। अच्छा, मुझे भी एक दफा लेके गए तो मुझे तो लगे मेरा सांस बंद हो रहा है। अच्छा, बेसिकली वो होता है स्किन के लिए। आप सोना में बैठते हैं, आपके पोर्स ओपन होते हैं और फिर आपने जाके स्टीम लेनी होती है, ये ठंडे पानी से नहाना होता है कि उसके अंदर से वो गंदगी बाहर निकले। आप एक तरीके से डेटॉक्स कर रहे हैं, क्लींस कर रहे हैं बॉडी को। अच्छा, उन्होंने वो बाहर हम आए तो उन्होंने कहा जी तमीना आप देखो ये हम वेट स्केल पे खड़े हुए हैं, ये तो हमारा 2 किलो कम हो गया। मैंने कहा 2 गिलास पानी पी लो तो ये ठीक भी हो जाएगा। अच्छा, फिर वाकई ये हुआ है कि मतलब मिसाल के तौर पे पूरी दिन में आपका वेट एक जैसा नहीं रहता। पूरे दिन में फ्लक्चुएट होता है। उसका रीजन ये होता है कि आप खाना खाएंगे, खाने का वेट है, पानी का वेट है, ठीक है। आप अभी सुबह बाथरूम गए तो आपका वेट जो होगा ना, आप नाश्ता करने के बाद देखिएगा। एक तो ये वेट स्केल के चक्कर से लोग निकले, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो चर्बी है, मिसाल के तौर पे किसी का 100 kg वजन है, मर्द या खातून कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब किसी भी बूट कैंप में या किसी भी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी जो है ना वो सिर्फ आपका वाटर वेट निकालती है। उसके बाद वो आता है फैट पे, ठीक है। अब वो जो आपने जहां से बात शुरू की थी कि भाई हमारा पेट निकल आया या हमारी लेग्स की, जो हर किसी का अपना बॉडी का एक वो है, मेन चीज ये आती है कि आपने इन चीजों की बजाय ये देखना है कि मेरी एज बढ़ रही है। सो मेरे पास टाइम कम रह गया। अब इसका जिंदगी मौत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, कि लोग कहेंगे वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। ताल्लुक ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक छोटे बच्चे को हम खुराक दे रहे होते हैं कि इसकी ग्रोइंग एज है। जब हम 25 में, हमें ये तो जरूर फर्क पड़ता है कि हमने करियर क्या बनाना है, हमने शादी कहाँ करनी है, हमने पैसे कितने कमाने हैं, हमने घर क्या बनाना है। लेकिन कितने सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने अपने बुढ़ापे के लिए क्या करना है। यानी हमने बच्चों पे ही तो नहीं ना जाके वो हो जाना कि भाई ठीक है हमने जिंदगी सारी किया और अब हमारे बच्चे नहीं कोई संभाल सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है ना, कि ये जो एक अब खैर बीइंग अ ट्रेनर ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए बीमारी किसी पे भी आ जाती है, लेकिन मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, कि अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, जैसे लोग डायबिटिक हैं या लोगों को हार्ट का मसला है, तो आप अपने प्यारों पे क्यों बोझ डाल रहे हैं। अब डायबिटिक लोगों को सिवाय चाय में चीनी के अलावा सब वो खाते हैं। जहाँ पे चाय की बात आती है कहते हैं चीनी कम पाई, ठीक है ना, मैंने शुगर है, ऐसे ही होता है ना। तो यार बाकी भी तो चीज़ों को आप ध्यान करें, ठीक है। तो अपनी सेहत का जो ख्याल करना है कि मतलब मैं यानी इन गोल्स के अलावा कि मेरा पेट निकल आया या मेरी लेग्स मोटी हो गई या मेरा मुंह मोटा हो गया, इससे निकल के अगर हम सिर्फ इस चीज़ पे जाएं कि हमारी हेल्थ का क्या होगा, हमारे नीज का, हमारे जॉइंट्स का क्या होगा, तो फिर मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब शदीद गर्मी में जो एक्सरसाइज अब हमने करनी है, तो इसमें हमें एहतियात अब क्या करनी है, किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हम वो आउटडोर यानी कि वॉक वगैरह या कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम जिम में कर रहे हैं, तो एहतियात क्या होनी चाहिए। देखिए, एक तो मैंने जो कहा है कि अगर तो आप आउटडोर वर्कआउट करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि ड्यूरिंग द डे आपने नहीं करनी। यानी जब हमारा 11-12 बजे का टाइम होता है और हमारा अब तो मगरिब देर से होती है, आपने उस टाइम पे वो एक्टिविटीज नहीं करनी है। आपने कोशिश ये करनी है कि या मगरिब के बाद, ठीक है, या सुबह अर्ली आप करें। अर्ली भी आपने ये करना है कि जैसे फजर के बाद जो है लेके अगर आप 7-8 बजे तक 9 बजे तक भी कर लें तो फिर भी इतना नहीं वो एक्सपोजर होता सन का। आप हाइकिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर तो कोई ऐसी एक्टिविटी आप ड्यूरिंग द डे, क्योंकि लोग जिम जाते हैं, अगर जिम जा रहे हैं तो फिर भी अगर आपको ऐसा हाई इंटेंसिटी या आप ज़्यादा वेट उठाते हैं, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वो वेंटिलेशन हो वहाँ पे और टेम्परेचर नॉर्मल हो। अब टेम्परेचर का ये मकसद नहीं कि वहाँ पे 16 डिग्री मतलब एसी लगा हुआ है तो जिस पे आपने वर्कआउट करना है। मकसद ये है कि 23-24 डिग्री 25 डिग्री बॉडी कर सकती है। और उसका फायदा भी ये होता है कि आपकी बॉडी का एक थर्मोस्टेट होता है। जैसे हम थर्मस में चाय डालते हैं तो वो ठंडे को ठंडा, गर्म को गर्म रखती है, सेम हमारी बॉडी जो है ना गर्मियों में वैसे ही एग्जॉस्ट होती है। क्योंकि उसने, अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा शख्स है जो बाहर काम कर रहा है, या हम खवातीन भी घर से बाहर निकल के कोई कुछ सफाई कर रही है, कुछ कर रही है, तो हमारा सारा दिन हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो अप एंड डाउन होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, तो वो बॉडी को रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है आपके फिजिकल टेम्परेचर को बेहतर करने के लिए। उसके अलावा जो होता है कि जो एक एक्सर्शन है आपकी, ठीक है, जो भी आप किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, ठीक है, क्योंकि जो हमने कुव्वत मुदाफ़ियत है आपकी कि भाई बीमारियों से लड़ना, कुछ भी करना, वायरल चीज़ें हैं, तो वो भी आपको करेगी। वर्कआउट छोड़ें नहीं,
ठीक है। सबसे जो मेरे ख्याल से मेन सजेशन मैं देती हूँ क्लाइंट्स को कि लिसन टू योर ओन बॉडी। अगर मैं महविश को कोई एक्सरसाइज दे रही हूँ, हो सकता है मुझे लगे कि ये बड़ी आसान है, लेकिन महविश को कैसे फील हो रहा है महविश को पता है। तो लिसन टू योर बॉडी, सबसे बेहतरीन जो इंस्ट्रक्शन आती हैं वो बॉडी से आती हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बॉडी आपको ट्रिगर करती है। अब मिसाल के तौर पर डिहाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। आप जॉगिंग करते रहे लेकिन आज गर्मी ज्यादा पड़ गई, किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है, किसी दिन थोड़ी कम होती है। हाँ। आपकी बॉडी सबसे पहले तो आप ये फील करेंगे कि आपको एक थोड़ा सा ना कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपके होंठ ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि यार मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ। ये सिम्टम्स होते हैं। या तो एक्टिविटी कम कर दें या छोड़ दें। ओके। तो सिर्फ ये है कि सिर्फ इसलिए कि गर्मियों में पसीना बहुत आ रहा है और मेरा वेट कम हो जाएगा, तो खुदारा इन चीजों से निकलें। आप तो पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन आ गई हैं हमें बताने के लिए, ठीक है, तो इन चीज़ों से प्लीज़ निकले। इसीलिए हमें ये टॉपिक भी तमीना इसीलिए रखा ना, क्योंकि जैसे मैंने खुद इंट्रो में बात की और ये ऑब्वियसली हम सुनते भी आते हैं कि गर्मी में जो आपका वेट है वो लॉस करना बड़ा आसान होता है, और ये जो आपने बात क्लियर कर दी उसे पसीना निकल रहा होता है, चर्बी हमारी नहीं निकलती। तो ये हमने टॉपिक भी इसलिए रखा ताकि लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि ये आपकी चर्बी नहीं पिघल रही, ये आपकी बॉडी से पानी जो है वो कम हो रहा होता है। अच्छा, अगर हम गर्मियों में हम एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू रखते भी हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो आया इसमें क्या जो दुरानिया है हमारा, क्योंकि नॉर्मली लोग घंटों जो है वो जिम में लगा देते हैं, दुरानिया कितना होना चाहिए, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? देखिए, दुरानिया 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो लड़के हैं, क्योंकि लड़कों ने हमारी तरह उस तरह की चीज़ें तो करनी नहीं होती, उनका होता है मसल बिल्डिंग की चीज़। तो फॉर एग्जाम्पल वो क्या करते हैं कि अगर आज वो पर मसल काम कर रहे हैं, लेट से आज चेस्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज करते करते उनको टाइम लग जाता है। तो 60 मिनट इज मोर देन इनफ कि उन्होंने किसी भी मसल की पर्टिकुलर उन्होंने कोई एक्सरसाइज कर ली। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टाइम, लेकिन ये नहीं है कि आपने 60 मिनट से बढ़ा देना है उसको, ठीक है। ड्यूरेशन आपने ज्यादा नहीं बढ़ानी है, क्योंकि फिर ज्यादा आप खुद को थकाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि आप 15 मिनट में भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आप बहुत एडवांस लेवल पे हैं, मिसाल के तौर पे जो 15 मिनट के या 25 मिनट्स के 30 मिनट्स के वर्कआउट्स होते हैं वो जनरली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं, उसके अंदर मिनिमम ब्रेक्स होती हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको 5 एक्सरसाइजेस दी हैं तो आप ब्रेक नहीं ले सकती, और ब्रेक होगी भी तो 15 सेकेंड की होगी, 10 सेकेंड की होगी। इट्स रियली गुड फॉर कैलोरी बर्निंग। अगर तो आपका गोल है वेट लॉस, तो कैलोरी बर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जो है ना आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर का हम सबको मसला होता है, कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत अच्छा है, और स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी पावर, एजिलिटी की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे एथलीट्स वगैरह हैं, तो डिपेंड कि आपकी एक्सरसाइज क्या है, तो उस हिसाब से ना आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, कि मैंने कौन सा वर्कआउट करना है। लेकिन अगर गर्मियों में आप 2-2 घंटे वर्कआउट करेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो एक्चुअली होगा ये कि अगर आप ज़्यादा स्वेट भी कर रहे हैं, तो वो जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाएंगे आपके, आप दिन ब दिन वीक होते जाएंगे और कंसिस्टेंट भी नहीं रहेंगे। गर्मियों में आपने एक्सरसाइज करनी है, वेट आपने कम करना है, तो गर्मियों की एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं और एहतियात क्या होनी चाहिए, इस पे हम बात कर रहे हैं। तहमीना हमारे साथ है। तहमीना, डिस्कशन कर रहे थे कि सालों लगाते हैं हम अपने आप को, पहले कहते हैं कि जी थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, वो मोटा फिर कुछ ज़्यादा ही हम ओवर वेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी वेट हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे आपने कहा कि कोई फंक्शन शादी ब्याह का है, तो वो आते हैं कि अब हमें महीने में या हफ्ते 2 हफ्ते में हमें वज़न कम करना है। तो ज़रा इस पर बताएं कि कितना नुकसानदेह कि इतना सालों का वज़न जो है वो बढ़ाया हुआ महीनों में हम कम करने पे आ जाते हैं। असल में 2-3 चीज़ें हैं कि जहाँ तक लोग कहते हैं कि जी हम कम कर लेते हैं, अगर ज़्यादा वेट है तो जल्दी कम भी हो जाता है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वाटर वेट जाता है। लेकिन अगर जो रिकमेंडेड है हर महीने अगर आपने वेट लॉस करना है, ठीक है ना, तो वो 3 से 4 kg है। यानी कि हफ्ते में एक, हफ्ते में नहीं, महीने में। अच्छा, महीने में 3 से 4 किलो कम करना इज अ सस्टेनेबल एंड यानी वो तकरीबन हफ्ते में एक हो गया ना, यानी महीने में अगर तकरीबन, हाँ, डिपेंडिंग, वो भी अगर आपका ज्यादा वेट है तो लेट से कि आप 80-85 किलो आपका वेट है, तो वो आपका वेट जल्दी भी जाएगा और इतना चला भी जाएगा। लेट सपोज अगर 70 है तो 70 है तब भी जाएगा, लेकिन ज्यादा वेट है, मिसाल के तौर पे कोई 5 है और उसका 70-75 kg वेट है, तो इट्स लॉट ऑफ वेट ना, क्योंकि इतना ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। BMI भी आपकी ठीक नहीं होगी, और उसके अलावा रिकमेंडेड अगर आप 5 हैं तो आपका 60 के अराउंड इतना रहना चाहिए। 2-4 किलो ऊपर नीचे डजंट रियली मैटर, लेकिन अगर 10-15 किलो है तो फिर ऑब्वियसली वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। 8-10 किलो कम करने की जरूरत है।
नहीं फिर बिल्कुल जरा अपने भी पूछ रहे होते हैं ना, फिर हमें आपकी बढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन चलें, अच्छा है, बीइंग अ ट्रेनर हमारी रोजी रोटी लगी रहेगी, हम कभी बढ़ा देंगे, कभी कम कर देंगे। हम लड़की किसी हाल में खुश नहीं होती ना, कभी हम कहते हैं बड़ी स्किनी सी हो जाए, कभी हम कहते हैं नहीं थोड़े से हम मोटे होकर देखते हैं हम कैसे लगती हैं, वो जब हो जाती है फिर कहते हैं नहीं वापस अब अपना वेट कम करना है। असल में ह्यूमन नेचर है ये कि इंसान जो है ना शुक्र है, ठीक है, हम मोटे हों या पतले हों, फिर हम कहते हैं, देखिए पहली चीज़ वो है कि परफेक्शन दुनिया में सिर्फ वो परफेक्शन जो है ना ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है वही है, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। इसलिए मैंने कहा है कि 2-4 किलो ऊपर नीचे डजंट रियली मैटर। लेकिन मेन चीज़ है कि देखिए आपने रियलिस्टिक होना है। आप लेट्स से कि जैसे आपने शुरू में बात की थी कि एक बंदे ने 6 महीने बाद उसका 10 किलो बढ़ा या साल बाद बढ़ा, कोई भी ऐसा बंदा मुझे आके ये बता दे कि उसका 1 महीने में 10-15 किलो बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि 1 महीने में 10-15 किलो कम हो जाए? यू नो, हमारा प्रॉब्लम ये है, इतने साल हो गए इस प्रोफेशन में, और देखें फिर जारी बात है विद एज भी आपकी बॉडी डाउन हो रही है, ना आपकी एनर्जी उतनी रहती है, ना आपका मेटाबॉलिज्म वैसे रहता है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ, तो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है ना, कि मेरा 1 महीने में कितना वजन कम हो जाएगा। पहली चीज है कि दुनिया का कोई भी ट्रेनर, दुनिया का कोई भी जिम आपको ये नहीं बता सकता, ठीक है, कि आप कितना वजन कम करेंगे। और फिर इन द एंड ऑफ द डे ये आप पे डिपेंड करता है। अगर पूरे 24 घंटों में आप 1 घंटा मेरे साथ हैं, लेट से मैंने आपकी 1000 कैलोरीज बर्न करा दी, लेकिन घर जाके आपने 6000 कैलोरीज खा ली, तो फिर हाउ यू गोना डू इट? दूसरी चीज ये होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी है। आप वर्कआउट 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, उसका मकसद है बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, आपका मसल रिटेन हो गया, या आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। मसला ये आता है कि बाकी जो आपकी डाइट है, और आप मतलब लेट से आज आप 2 हफ्ते के लिए आप कॉन्टिन्यूस आ रहे थे, आपका स्टेमिना बिल्ट हो रहा था ना। अच्छा, उसके बाद 6 महीने आप गायब हो गए क्योंकि मैं बिजी हो गया, फिर आप आ गए, आपने कहा हाँ जी तमीना मेरा पतला करा दो, वजन मेरा कम करा दो, ठीक है। अब तमीना ने जो मतलब एक मेहनत की थी 2 महीने वो तो खत्म। अब तो वो जो आप 10 पुशअप या 20 पुशअप या 50 कर रहे थे, आप तो फिर 5 पे आ गए। तो मसला ये आता है कि हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कोई भी शख्स इस वक्त जो हमें देख रहा होगा, वो ट्रेनिंग कर रहा है या कर रही है, या कुछ भी उसके गोल्स हैं, आपने हमेशा ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है ना, कि एक एज को माइंड में हमेशा लाजमी रखना है आपने, कि आप किस एज में अभी दाखिल हो चुके हैं। इसका इससे ताल्लुक नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया या पतला हो गया, सिर्फ हमने उसको ये साइंटिफिकली हमने उसको देखना है। दूसरी बात है आपकी हिस्ट्री क्या थी, यानी आप पहले एक्सरसाइज करते रहे हैं, नहीं करते रहे हैं, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम कोई भी चीज़ है तो उसको आपने रखना है। और तीसरी चीज़ आपने ये रखनी है कि मैं जो भी कोई वर्कआउट मैंने स्टार्ट करना है उसके साथ मैंने कितना कंसिस्टेंट रहना है। फिर आप गर्मियों में वर्कआउट करें या सर्दियों में करें। अच्छा, अभी आप गर्मियों की बात करें या सर्दियों में, लोग सर्दी की वजह से वर्कआउट छोड़ देते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा होती है। अब मसला ये है, ठीक है ना, कि यार चलो सर्दी तो मुश्किल से 3 महीने, पाकिस्तान में भी तो सर्दी का वेट करते करते गर्मी आ जाती है, खत्म हो जाती है सर्दी। अब इशू ये है कि सर्दी भी हमें प्रॉब्लम देती है। हम सर्दियों में कहते हैं गर्मी आ जाए, गर्मी में हम कहते हैं सर्दी आ जाए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, किसी हाल में खुश नहीं है। तो मेन चीज ये आती है कि मैंने आपको बताया कि आप वर्कआउट की रूटीन बदलें। वैसे तो सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है वो सुबह का ही होता है। सुबह हम उठते कहाँ इतने जल्दी? हम तो एक्चुअली दफ्तर से 1 घंटा पहले उठ के तो फिर हम टकरे मार रहे होते हैं रोड पे, भागो। लेकिन देखें फिर वही बात आती है कि एक्सरसाइज भी आपको डिसिप्लिन सिखाती है ना। ठीक है, अगर आपका कोई बॉस ने अपॉइंटमेंट रखी हुई है, बिकॉज आपको सैलरी दे रहा है तो आप अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो वो काम करने के लिए आपको बॉडी चाहिए, ताकत चाहिए। बॉस तो बाद में कोई काम करेगा, आप बाद में प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे, लेकिन आप अगर खुद ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, खुद ही मेंटली आप टायर्ड हैं, तो कितने दिन कर लेंगे? नींद हमारी डिस्टर्ब है। अच्छा, नींद का मसला ये है, बल्कि अभी मैं कल परसों एक रिसर्च पढ़ी थी, ठीक है, कि जो लोग ये डिफरेंट टाइम पे सोते हैं और उनकी नींद भी पूरी नहीं होती, तो दैट्स अनदर रीजन ऑफ हार्ट अटैक। ये मैं 3-4 दिन पहले रिसर्च सुन रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में फिटनेस इंडस्ट्री भी काम कर रही है, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो मसला ये आता है कि सिर्फ ये पेट और उस बॉडी को कम ज्यादा करने से बढ़ के भी कुछ चीजें हैं। फिर जो इन चीजों में हैं, यानी जो ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है ना, तो वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई उसने मसल बनाया कि फिर वो स्टेरॉइड्स पे जा रहे हैं, फिर वो मेल हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लड़कों के इतने भी हार्मोन्स नहीं होते हैं, तो फिर वो अलग से हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं। तो फिर इतना एक्सट्रीम क्यों जाना है हमने? मेन चीज़ ये है कि हमारा ये गोल होना चाहिए, एज अ ट्रेनर भी मैं कह रही हूँ, ठीक है, कि हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी एक नॉर्मल फिजिक हो, ना हम बहुत मोटे ना हम बहुत पतले, और हम जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, जैसे आप होस्टिंग कर रही हैं, आप घर में भी कुछ ना कुछ करती होंगी, तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए। यही काम हम कर लें तो यही हमारा गोल होना चाहिए। सीरियसली।
वो एक अलग बात है, ठीक है ना, कि मिसाल के तौर पे हमने कहीं बाहर ट्रैवल करना है, हाँ। फिर ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स है ना, ये शॉर्ट टर्म में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें ना गर्मी का कसूर है ना सर्दी का कसूर है, उसमें सिर्फ हमारे दिमाग की कमजोरी, अपना कसूर है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये इसके साथ डाइट ज़रा बताएं कि खासकर गर्मियों का जो कि हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज से पहले या बाद में ग़िज़ाएं कौन सी है जो है ना वो हमें हमारे लिए होनी चाहिए कि वो अच्छी हैं, हमें हाइड्रेट भी रखें, वजन अगर कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं तो दोनों में मुफीद अच्छा, सबसे पहले तो हम एक ओवरऑल डाइट की बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं तो वैसे ही थोड़ा सा वो दिल नहीं करता खाना खाने का। सुबह के टाइम पे आप जो है अंडे भी खा सकते हैं, ओट्स भी यानी दलिया जो हम कहते हैं वो भी खा सकते हैं, आप योगर्ट भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। अच्छा, दही का भी अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि दही कैसे हम खाएं, ठीक है ना, तो दही के अंदर आप फ्रूट भी डाल सकते हैं, आप लस्सी भी बना सकते हैं और वैसे भी योगर्ट आप खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अंडों की बात है तो अंडों में भी ज़रूरी नहीं है ना कि बॉयल अंडे ही आपने खाने हैं, आप ऑमलेट बना सकते हैं, आप उसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, ये एग वाइट ही सिर्फ बना लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। दलिया भी आप खा सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं, ये सुबह की चीज़ें हैं। और या फिर आपको फ्रूट सैलेड ही बना के खा लें अगर बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। एंड देन अगेन आप रोटी भी खा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भी अक्सर होता है ना कि ट्रेनर आके सबसे पहले कहता है रोटी नहीं खानी, मेरा रोटी के साथ तो मतलब कोई उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है। रोटी आप जरूर खाएं, लेकिन मेन मकसद होता है प्रोटीन हमने ऐड करनी है, तो फिर रोटी के साथ अंडे खा लें। दिन के टाइम पे भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे आप दिन में आपने सलाद ले लिया, आपने कोई सब्जी ले ली, आपने चावल ले लिए या आपने कर लिया, सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि अगर तो आप वजन कम कर रहे हैं, अब ये भी माइंड में रखना जरूरी है कि आपका गोल क्या है। अगर वजन कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने कार्ब्स लाजमी लेने हैं, रोटी चावल जो भी है, आप दाल ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे कि मैं दिन में दाल खा रही हूँ, मैं हर रोज तो चिकन नहीं खाऊंगी, दाल आप बाउल में ज्यादा डाल लें, ठीक है, आप रोटी की क्वांटिटी कम कर दें, और साथ में सलाद रख दें। सलाद में भी कितनी सारी चीजें हैं, टमाटर है, खीरा है, ये चीजें हैं, तो कितना आप खाएंगे, अच्छा का इनाफा हो जाता है। रात के टाइम पे भी सेम आपका खाना है, सिर्फ आपने कोशिश ये करनी होती है कि हम अक्सर ना बेड पे बैठे बैठे खाते हैं और फिर वहीं पे सो जाते हैं, बर्तन भी वहीं रख देते हैं, तो मसला ये होता है, ठीक है ना, सॉरी इतनी सुस्ती है हमें, क्योंकि अच्छा उसमें भी कई हमारे भाई ये कहते हैं, ठीक है ना, कि यार मैं सारा दिन काम करता हूँ ना, तो अब मैं थक गया हूँ ना, तो मुझसे नहीं उठाया जाता, क्योंकि हम ठीक है, आई कम्प्लीटली एग्री, ठीक है, कि जारी बात है वो सारा दिन एक ट्रैवलिंग है, काम है, लेकिन फिर इन दी एंड ऑफ द डे ये बात आती है, ठीक है ना, कि आपके पास अपना खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि जी मेरा वेट बढ़ गया, तो फिर कैसे काम करेंगे। अब है ये कि जो लोग आजकल प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, उनकी वाकई टाइमिंग जो है ना 8-9 बजे तक होती हैं। उनको मैंने हमेशा ये कहा है कि एज ए बच्चा होते हुए भी तो हम टिफ़िन लेके जाते थे ना, तो वी कैन हैव अ टिफ़िन, ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि यार ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको रोटी नहीं खाने देती। मतलब जस्ट इमेजिन, देखें आप मिसाल के तौर पे मैंने बाहर काम किया है, तो अच्छा मज़े की बात है कि दुबई में शायद इतना नहीं होता था, सऊदी अरेबिया में तो इवन क्योंकि लड़कियों का इन्वायरमेंट जिम वगैरह होता था, हर जगह पे मस्जिद थी। और मुझे नहीं याद पड़ता, ठीक है ना, कि नमाज पढ़ने के लिए मेरे किसी मैनेजर ने या किसी बंदे ने, कुछ फॉरनर्स भी काम करते थे, किसी ने कहा होगा यार आप नमाज नहीं पढ़ सकते अपार्ट फ्रॉम आपका लंच आवर, तो हम ये नहीं, जहाँ पे भी जो काम करते हैं लोग नमाज पढ़ने जाते होंगे, तो थोड़ा सा खाने के लिए 5-10 मिनट आपको लगते हैं, आप शायद टेबल पे बैठे बैठे भी खा सकते हैं, अगर तो लगता है कि बहुत लेट रूटीन है। दूसरी चीज़ ये आती है पानी की इंटेक, अक्सर आपने सुना होगा कि 8 से 12 गिलास, ये गलत है। 8 से 12 गिलास नहीं है, जो खवातीन है घर में, ये सिर्फ एक मिनिमम आपको रिकमेंडेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्वेट ज्यादा कर रहे हैं तो 8 से 12 गिलास काम नहीं करेंगे। जो खातून है यानी जो खवातीन है, कम से कम भी 2.5 से 3 लीटर, और लड़कों को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में, ठीक है। अगेन मैंने वही कहा, स्पेशली गर्मियों में, सर्दियों में चलो हम इतना स्वेट नहीं करते, तो मसला नहीं, तो कुछ चीज़ों के लकीर के फकीर नहीं बन जाना होता कि ये हम सुन रहे हैं, वो जो हमने सुना होता है हम उसी पे अमल करना शुरू कर रहे होते हैं। देखें आज से 15 साल पहले आपने कितना सुना होगा, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा था, आपने कितना सुना। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी मुझे अपनी नानी दादी का नानी मैंने देखी है, मैंने अपनी अम्मी देखी है, अपने अब्बू देखे हैं, मुझे तो वो मोटे नजर नहीं आए, तो मोटे तो वो भी नहीं थे, वो जिम तो नहीं जा रहे थे, वो तो बल्कि हमें कहते तुम लोग पैसे जाया कर रहे हो ठीक है। सो कहने का मकसद ये होता है, क्यों, क्योंकि वो आज भी एक्टिव हैं। एक मैंने अपने सारे बड़ों को देखा है, स्लीपिंग टाइम उनका परफेक्ट है, बहुत अच्छा। आज भी आप देखें, ये सिर्फ गांव देहातों की मैं बात नहीं कर रही, मैं शहरों की बात कर रही हूँ, बुजुर्ग हैं कि 9-10 बजे वो सोए हुए होते हैं,
सुबह के टाइम पे 5 साढ़े 5 बजे जो भी टाइम होता है वो उठे हुए होते हैं। अच्छा उनके उसके अलावा उनका टाइम होता है खाना खाने का फिक्स। हाँ, वो सुबह उठ के कहते हैं कि नाश्ता दो, जो भी वो नाश्ता खाते हैं। अच्छा वो कब कैलोरीज काउंट कर रहे होते हैं? हमारे बड़ों ने कहाँ कैलोरीज काउंट की हैं? तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारी ये जेनजीज और पता नहीं जेन अल्फा और फलाना, उसका प्रॉब्लम ये है ठीक है कि हमारा लाइफस्टाइल ही खराब है। ना सोने का कोई टाइम, ना खाने का कोई टाइम। अब ये है कि इंस्टेंट फूड हमें चाहिए, हमें हर चीज़, मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद तो आवाज़ देंगे तो खुद ब खुद ही सब चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। अगर तो ये हो ना आने वाले वक्त में, इस टाइम पे मुझे ये लगता है कि शायद आने वाले दौर में लोग ऐसा करेंगे कि बस वो बटन दबाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे और बटन दबाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। हवा हमें भर जाएगी, हवा भर जाएगी, यही होगा। तो एनीवेज ठीक है। फिर कमिंग बैक टू द डाइट, कि डाइट ये सिंपल माइंडफुल ईटिंग है आपकी, लेकिन चूंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप रायता बना लें। जनरली आई आस्क पीपल, क्योंकि प्रोटीन है तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं खा सकते और आपको होता है कि कबाब और चिकन और ऐसे नहीं खाना होता, तो दोपहर के टाइम में कोई चटनी बना ली, कोई लस्सी बना ली, कोई रायता बना लिया, और अगर कोई बारबेक्यू खाने का दिल है तो वो करें। लेकिन फिर चूँकि प्रोटीन गर्मी पैदा करता है और चूँकि गर्मियाँ भी हैं तो फिर पानी की इंटेक और ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर यू हैव टू आपने मेरे ख्याल से उस हिसाब से करना होता है कि एक तो आपको खाना क्या पसंद है और फिर आपने खुद क्रिएट करने हैं, ठीक है, कि आप क्या खा सकते हैं। घर के अंदर तो हर रोज़ ही दालें सब्जियां चीज़ें हो रही होती हैं। अब लेट्स से किसी खातून ने बनाया होगा, वो कहेगी ये मेरे मियाँ को मशवरा दे रही है कि प्रोटीन खाओ, अब मुझे नई हांडी बनानी पड़ेगी। अच्छा उसमें ये होता है कि कबाब तो हर घर में होते हैं ना, आपकी वाइफ ने या आपकी अम्मी ने जो भी घर में बनाया है तो साथ में सके 2 कबाब तल दो, ओके, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि वो माइंड करेंगी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, इतना तो बनता है, इतना बनता है, इतना तो बनता है। वैसे तो अम्मियों को और बीवियों को भी खाना चाहिए, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोटीन के साथ जब आप निगलेक्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन आफ्टर द एज ऑफ 30, तो चूंकि हमारा मसल मास लूज हो रहा होता है, तो फिर हमारी बॉडी को ना, क्योंकि ये मेन सोर्स है टू बिल्ड मसल, जो हम कहते हैं हमारा हाजमा कम हो गया है या हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम मसल मास लूज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ना स्लो हो जाता है। तो जो हम कहते हैं ना कि वो 5 साल बाद मैं ये खा रही थी और आज मेरा तो नहीं ये हो रहा, कम नहीं हो रहा, उसका रीज़न ये होता है कि 5 साल पहले आपकी बॉडी का सिस्टम कुछ और था, आज बदल गया। और स्पेशली अगर आपका लाइफ स्टाइल ही ठीक नहीं था तो फिर तो बिल्कुल ही आपके लिए ना आगे जाके और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा ये जो बच्चे हैं या खासकर वो लोग जो जिनको ये हार्ट का कोई ना कोई इशू है, क्या वो भी गर्मियों में एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको हार्ट का मसला है, किसी भी तरीके का हार्ट का मसला है, तो फिर दिन के किसी हिस्से में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कुछ करें। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं, या आप सुबह वॉक करें या मगरिब के बाद वॉक करें या मगरिब के करीब करीब आप वॉक करें। दूसरी बात है, आपने पानी लाजमी साथ रखना है। अच्छा तो एक और भी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि ऐसे लोग के जो हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं, ये भी बड़ी एक चीज़ है। अगर आप लोग कोई वर्कआउट करने जा रहे हैं बाहर, ठीक है, तो जो आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि वर्कआउट से पहले क्या खाएं, तो लाजमी खा के जाएंगे। अच्छा अब मिसाल के तौर पे मेरा जैसा कोई लड़की है या कोई शख्स अगर वो जाता है तो हम जनरली नहीं पहले खाते। उसका रीज़न ये होता है कि हम कहते हैं कि फैट को कन्वर्ट करेगी बॉडी, तो हमारा यानी हमारी चर्बी ज़ाया होगी, ठीक है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो हाइपरटेंसिव है, जिसको एजमा का प्रॉब्लम है या जिसको डायबिटीज़ है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता इन एनी केस, ठीक है, कि वो खाली पेट जाए। उसने लाजमी वो केला ले सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। अगर सुबह जा रहे हैं तो एप्पल भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई केला ले लें, कोई योगर्ट ले लें, कोई इस तरह की चीज लाजमी खा के वो जाएंगे। और पानी लाजमी पीना है, नहीं तो फिर आप अपने लिए जो है ना एक खुद ही दावत दे रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप जिम के अंदर जा रहे हैं तो तब भी मेरे ख्याल से आप जिम में किसी को भी ये बता दें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि जहाँ पे वो डिस्क्लोज नहीं करते कि हमें ये प्रॉब्लम है, खुदा ना खासा कभी रिस्की। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमारे ना फर्स्ट एड बॉक्स होता है और हमारे ट्रेनर्स को जो है ना वो CPR भी नहीं आता। ट्रेन नहीं है। जो बड़े जिम्स है माशाल्लाह से, वहाँ पे तो अब ये मस्ट हो गया, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए यू हैव टू डू द CPR फर्स्ट। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। यू नीड टू नो अबाउट द डाइट एंड आपको CPR आना चाहिए। लेकिन अब इशू ये आता है, ठीक है, कि जो लोग जरूरी है, क्योंकि अब देखें वरना हर दूसरा बंदा जो अपने आपको ट्रेनर कह रहा था कि मैं तो फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, मैं तो ट्रेनर हूँ। असल में ये ट्रेनर का कसूर नहीं है, ये क्लाइंट का कसूर है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ एज अ क्लाइंट, ठीक है, तो मेरा काम ये बनता है ना, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता होता है ना कि ये मेडिकल स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट सर्जन है, ये न्यूरो सर्जन है,
पूछ के ही जाते हैं ना, देखभाल के जाते हैं। हाँ। तो जब ट्रेनर के पास जाते हैं तो उसको क्यों नहीं पूछते कि हाँ भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? हो सकता है वो योगा में एक्सपर्ट हो सकता है वो फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है कि वो सिर्फ लेवल 2 हो, यानी जो जिम में असिस्ट करते हैं मशीनों के लिए, तो पूछे ना। फिर जब लोग ट्रेनर को ब्लेम करते हैं तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि ये ट्रेनर का फॉल्ट नहीं, ये आपका फॉल्ट है। क्योंकि मिसाल के तौर पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ महविश आती है ना, जो बड़ी क्रिटिकल है, आप अभी फिट फाट हैं, कोई एज का मसला नहीं, कोई आपको मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन आप गई और आपको वहां जाके जिम में इंजरी हो गई, हुज रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि ट्रेनर ने तो कहा ना आए महविश मैं आपके मसल्स के लिए और आपको ट्रेनिंग कराता हूँ, लेकिन महविश ने नहीं पूछा ठीक है ना कि आपकी क्या स्किल्स हैं। हाँ। आपने कहीं सीखा हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, और फिर महविश को नी का प्रॉब्लम हो गया या बैक का प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि कई दफा ट्रेनर्स को मैंने देखा है कि वो पुश करते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है ना, हाँ हाँ आप इतनी डेड लिफ्ट कर सकते हैं, आप इतना स्क्वाट कर सकते हैं, तो क्लाइंट बेचारा जिसको इंजरी हो जाएगी। देखिए मेन मसला ये है कि हम ओवरलोड करते हैं, हम प्रोग्रेशन करते हैं, लेकिन मुझे क्यों 100 kg उठाना है? मतलब मैं ऐसा ट्रेनर, ये नहीं कि मतलब मुझे भी बहुत साल हो गए इस प्रोफेशन में, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इन 15-16 सालों में किसी क्लाइंट को ये कहा हो कि हाँ भाई तुम 100 किलो उठाओ। ठीक हो गया। आप पैगाम क्या देंगे हमारे नाज़रीन को? पैगाम जी बस यही है सबके लिए, ठीक है ना, कि अपनी सेहत का ख्याल करें, और दूसरा ये आता है कि ये शॉर्ट टर्म गोल से आप बाहर निकलें, ठीक है, और अपनी सेहत सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप वो रखें। और दूसरा ये आता है कि जब आप कोई गोल बनाते हैं, ठीक है, कि वेट लूज है या कुछ भी है, तो उसको रियलिस्टिक रखें। जो इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनमें हम लोग कहते हैं ना कि बस जल्दी जल्दी हो जाए सारा कुछ, या आप कोई फैट बर्नर्स लेते होंगे, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि फिर आपके पास दूसरा मौका नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया तहमीना आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन ऑब्वियसली लेके जाएँ तो जहाँ है, सेहतमंद रहना भी बड़ा ज़रूरी है, अपनी फ़िटनेस का ख्याल भी बहुत रखें, लेकिन कुछ एहतियात होती है वो भी करना बड़ा ज़रूरी है। और ज़रा देखभाल के, जहाँ हम कहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए जाएँ तो हम कितने जो है वो रिसर्च करते हैं, कितने क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं, तो सेहत के मामले में आप लापरवाही कैसे कर सकते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम है। ये भी टॉपिक गर्मियों के हवाले से है। गर्मियाँ जैसी आती हैं बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो भी इस साथ शुरू हो जाते हैं। सो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्किन के हवाले से जो इश्यूज़ आते हैं गर्मियों में, ख़ासकर सनबर्न का इशू हो जाता है, एक्नी के बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं वो सामने आते हैं, एलर्जी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो आया इसका मौसर जो हल है या बचाव क्या हो सकता है, और एहतियात हमें किस तरह से करनी चाहिए, और ये सनबर्न क्यों होता है, एक्नी क्यों एक्टिव हो जाती है, या लोगों को एलर्जी इस वेदर में क्यों होती है, इस पे हम बात करेंगे। और क्या इसका कोई ट्रीटमेंट होता है, कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए, कौन से जो हमें अवॉइड करने चाहिए, ये ऑब्वियसली जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्रॉपर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे या प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते, तब भी ये इशू शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम अगर बाहर से आए हैं बहुत थके हुए गर्मी में, तो हम प्रॉपर अपना फेस वॉश नहीं करते, या अगर हमें एक्नी है तो हम अपने हाथ नहीं धोते और बस छेड़खानी जो है वो शुरू कर देते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है, या उससे भी एलर्जी मज़ीद हो सकती है, मज़ीद एक्नी जो है एक्टिव हो सकती है। तो ज़रा इन चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे कि एहतियात या बचाव जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम कैसे जानें कि आया ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है, मुझे ये यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि गर्मियों में इस चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम क्या करते हैं कि सारा साल जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वही सर्दियों में होते हैं, वही प्रोडक्ट गर्मियों में होते हैं, चेंज हम नहीं कर रहे होते। तो इस पर भी ज़रा हम बात कर लेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए हमारी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सुमेरा साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सुमेरा आपके वक्त का। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले बताइएगा कि जैसी गर्मियों की आमद होती है, मौसम जो गर्मियों का आता है, इस वक्त तो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है ये मौसम, यानी गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा, इसमें देखें तो हमें गर्मी जो है वो फील होती है। जब आप बाहर निकलते हैं आपकी जो स्किन है वो प्रॉपर जैसे बर्न हो रही होती है, इस तरह आपको फील होता है। मैं आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे स्किन के इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं जो इस वक्त ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, सबसे पहले जैसे अगर हम समर्स की बात करें कि उसमें क्या इश्यूज ज़्यादा पेशेंट्स में आ रहे हैं, तो वो जैसे आपने एक्सप्लेन भी किया पहले कि सनबर्न के साथ ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। उसके साथ साथ गर्मियाँ ज़्यादा इशू बनती हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि उनकी एक्नी ज़्यादा होने लग जाती है। तो मतलब जो ड्राई स्किन वाले हैं वो थोड़ा रिलीफ फील करते हैं ड्यूरिंग समर्स, और एक्नी प्रोन या फिर ऑयली स्किन वालों के मसाइल बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम सनबर्न की बात करें तो सनबर्न होने को बचाया कैसे जाए, उससे हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले ही उससे बचें। सनबर्न है क्या, मतलब हमें कैसे फील होगा
कि हमारी जो स्किन है वो बर्न हो चुकी है? जी जी, देखिए वही होगी, रेडनेस होगी, बहुत ज्यादा अगर स्वेयर बर्न होगा तो फिर ड्राइनेस, या आपको उसमें फ्लेकी स्किन होने लग जाएगी, यानी कि ब्लैक होती जाती है स्किन अगर बहुत ज्यादा बर्न हो जाएगा तो। उसमें बचने के एहतियात में अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो वही कॉमन सी चीजें हैं, जैसे हम तो हमेशा कहते हैं कि सन ब्लॉक को लगाएं। ठीक है, सन ब्लॉक को सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सुबह लगाएं और शाम तक वो आपको इफेक्ट देगा, उसको आपने रिपीट करना है एवरी 2 आवर्स। ठीक है, सन ब्लॉक आपको कुछ आफ्टर 2 आवर्स हमने रिपीट करना है? यू हैव टू रिपीट इट जी, क्योंकि और इसकी जिन एफिशिएंसी खवातीन ने मुझे बताया जिन बेचारियों ने मेकअप किया हुआ होता है वो क्या करेंगे ऑफिस में? जी उनको दोबारा लगाना होगा, क्योंकि ऐसा पहले है कि पूरा इसकी मेकअप efficiency- रिमूव करना होगा, उसके बाद लगा के। सनबर्न से बचाव का जो मेन तरीका ये है कि आप सन ब्लॉक लगाएं और उसको एवरी 2 आवर्स या 3 आवर्स में रिपीट करें। ठीक है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है ड्यूरिंग स्वेटिंग, हम उसको खुद ही वाइप ऑफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं, तो उसको रिपीट करना जरूरी है। एक हमारी मिथ ये बनी है कि हम सुबह सन ब्लॉक लगाएंगे और शाम तक उसका इफेक्ट रहेगा, तो वो गलत है। सेकेंड, और कोई भी तरीका सन से बचने के लिए, जैसे आप अम्ब्रेला यूज करें, हेड यूज करें, डायरेक्ट एक्सपोज ना हो सन में जिस है। हद तक हो सके, तो ये सारे वो तरीके जो आपको सनबर्न से बचाएंगे। अगर इनके सनबर्न हो जाता है, फिर आपने उसको क्या ट्रीट करना है, तो तब एक बार आपका एग्जामिनेशन डॉक्टर को करना जरूरी है कि करना क्या है। उसमें मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे हमारे घरेलू टोटकों में उसमें एलोवेरा जेल बहुत बेस्ट है, हार्मलेस किस्म की चीज है वो। अगर आप उसको ठंडा करके लगाते हैं अपने फेस पे तो ड्यूरिंग सनबर्न वो बहुत ज्यादा रिलीफ देगा और रिपेयरिंग भी करेगा। अच्छा, आपने सन ब्लॉक का जो जिक्र किया, हम देखते हैं मार्केट में इतने जो है ना वो भरमार हुई है सन ब्लॉक्स की, और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, कोई बड़े नॉर्मल रेंज में हैं, और हमारा ये मसला है कि हम कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, स्किन पे आके हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, सस्ते प्रोडक्ट की तरफ हम आना शुरू हो जाते हैं। पर आया बताइएगा कि पता कैसे चले कि ये सन ब्लॉक जो है वो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है, या इस कंपनी का सन ब्लॉक अच्छा है, हम इसको यूज़ कर लें। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो एक बहुत अच्छी कंपनी, अब ये सूट करने की भी बात होती है, सो एक बहुत अच्छी कंपनी का सन ब्लॉक था जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, चेंज करके देखती हूँ, जबकि कंपनी भी बहुत अच्छी है और बड़ी नामी ग्रामी वो कंपनी है। उसका जब मैंने सन ब्लॉक यूज़ किया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी स्किन जो है ना उसके ऊपर दाने बनना शुरू हो गए। जैसे ही मैंने उसको छोड़ा वो मेरी स्किन वापस जो है वो यानी कि अपनी असली हालत में सही यानी कि होना शुरू हो गई। तो ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा कि मोस्टली एक तो हम एक्सपेंसिव या नॉर्मल रेंज के सन ब्लॉक की तरफ जाते हैं, कुछ लोग एक्सपेंसिव ले लेते हैं लेकिन सूट नहीं करते, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी। कुछ लोग जो हैं वो कम रेंज वाले यूज़ करते हैं कि चलें ये ज़रा सस्ता है लेकिन है तो सन ब्लॉक ना, लेकिन हम हमारी स्किन के अकॉर्डिंग कैसे सेलेक्ट करें और फिर सूट हमें कोई सन ब्लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बारे में हमें कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अपनी एग्जांपल दी कि वही सन ब्लॉक शायद किसी को अच्छे इफेक्ट्स दे रहा था लेकिन आपने लगाया तो एक्ने का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हर एक स्किन टाइप, हर एक स्किन टेक्सचर बहुत डिफरेंट है। तो उसमें ये है कि अगर आप कभी मतलब डॉक्टर से अपने लिए सन ब्लॉक सजेस्ट करवा लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, तो वो एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अगर फिर भी मैं एक जनरल सी बात करूं तो जो ऑयली स्किन है उसमें जेल सन ब्लॉक ज्यादा बेटर रहता है, फिर वो आपको ऑयली टेक्सचर नहीं देता, जो जेल फॉर्म भी होता है। और जो ड्राई स्किन है वो क्रीमी फॉर्म वाला सन ब्लॉक उन पे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक, तो आपने कहा कि जरा डॉक्टर से अगर हम पूछ लें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सन ब्लॉक के लिए बहुत रेयर होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो किसी एक्सपर्ट के पास जाते होंगे कि हमें सन ब्लॉक जो है वो सजेस्ट कर दें। अच्छा, क्या कोई तरीका है कि हम उसको जो है वो टेस्ट कर सके, अगर कोई भी हम सन ब्लॉक खुद से परचेज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि मेरी एक्नी जो है वो मुझे शुरू हो गई है, दाने बनना शुरू हो गए, तो उससे पहले हम उसको टेस्ट कर लें कि आया ये मेरी स्किन पे सूट करेगा या नहीं करेगा, क्या कोई और तरीका नहीं है? वही बात है, जब तक आप लगाएंगे नहीं तो तब जब तक उसके रिजल्ट सामने नहीं आएंगे पता नहीं चलेगा लगाएंगे नहीं पता। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी मसला होता है तो हमें वो बर्दाश्त करना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए, बर्दाश्त करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डॉक्टर से सजेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक जनरल डिस्कशन यही है कि अगर ऑयली स्किन है, और खासकर आजकल तो समझ में ऑलमोस्ट सबकी ऑयली स्किन ही है, तो आप जेल बेस्ड आजकल तो जो बिल्कुल हाँ जी ठीक है, जेल बेस्ड होना चाहिए। अच्छा, जो मार्केट में धड़ाधड़ इतनी जो ना भरमार आई हुई है सन ब्लॉक की, क्या ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हैं? इनका असर है? जो ऊपर लिखा होता है कोई 30 SPF है, कोई 50 है, कोई 60 है, कोई 100 है, तो ये वाकई एक्चुअल में इतने होते हैं?
एक्चुअली इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम भी इन पे डिपेंडेंट हैं कंपनीज पे। और दूसरा ये है कि ऑनेस्टली मसला ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो जो ऊपर लिख रहे हैं तो उसके अंदर है कि नहीं है, इस तो एक वो हम कुछ कह नहीं सकते। जी। तो अगर चेक एंड बैलेंस हो कि चाहे प्रोडक्ट के ऊपर जो चीज लिखी है वो उसके अंदर वाकई मौजूद है, इतनी परसेंटेज में है, इसीलिए हम फिर अपने ट्रस्ट वर्दी जो हमें ऐसा लगता है कि ये वाले साइड इफेक्ट्स कम दे रहे हैं या मैक्सिमम लोगों को सूट कर रहे हैं, तो एज अ डॉक्टर फिर हम उन्हीं पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बजाय इसके कि हम नए नए सनब्लॉक या नए नए कोई भी मॉइस्चराइजर की भी बात करें तो है। ज्यादा चीज हम एक्सपीरियंस नहीं करते। सही। अच्छा, हमें क्या सन ब्लॉक जो है वो चेंज करना चाहिए या एक ही अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसी को हम कंटिन्यू रखें? जी, जैसे हमारा वेदर है पाकिस्तान का कि गर्मियों में एक्सट्रीम आपको गर्मी वाला वेदर मिलता है और सर्दियों में बहुत जी। ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वेदर के अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ता है कि वो जो आपको समर में सूट कर रहा था मे बी आपको विंटर्स में वो चीज सूट ना करे। ओके, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द सीजन वी हैव टू स्विच। ओके। अच्छा, ये समर में हम देखते हैं गर्मियों के मौसम में कि कुछ लोगों की एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, बेसिकली क्या होता है कि ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है जिसको हम सीबम प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक जब है। ऑयल ज्यादा फेस होगा तो वहां पे एक्ने का जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो यही सारी वजह है कि उसमें रेप्लिकेशन उसकी डबल हो जाती है और एक्ने का बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करने लगता है। तो इसलिए हम ऑयली स्किन को कहते हैं कि आप बार बार अपने फेस को सिर्फ पानी के साथ धोते रहें दिन को, ठीक ताकि है। वो जो एक्सेसिव ऑयल है वो सिंपल पानी से, कोई साथ में आपने फेस वॉश या कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ फेस नहीं करनी? वॉश, जी फेस वॉश आप सुबह शाम मैक्सिमम 2 टाइम, इससे ज्यादा नहीं, बट क्योंकि हर बहुत बार ज्यादा नहीं? नहीं, बहुत ज्यादा केमिकल्स पे डिपेंडेंट होना भी स्किन को आप यूज टू करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स के फिर एक टाइम आता है कि आपकी स्किन या कोई भी चीज होती है वो खराब भी होती है। तो वंस इन अ डे या अगर बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है तो फिर ट्वाइस इन अ डे मोर देन इनफ है। ओके। तो ये एक्नी का एक्टिव हो जाना यानी कि ये ऑयल हमारी स्किन पे ज़्यादा हो जाता है, तो क्या इसका कोई एहतियात या मज़ीद कोई इसका इलाज कि ये बार बार जो हमारी एक्नी है ये एक्टिव ना हो? बेसिकली इसमें हम उसमें हम खाने पीने में आप यही हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा ऑयली चीजें ना खाएं, हाइड्रेशन अपनी बेहतर रखें, वही बेसिक सिंपल सी चीजें जो हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी इसमें ऐसी कोई वो चीज नहीं है कि जो एज अ डॉक्टर हम एक्सप्लेन करें। हम कहते हैं जंक फूड ना खाएं, फ्रोजन फूड कम से कम खाएं। उसके बाद हाइड्रेशन की आपकी मतलब अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेशन आपकी फ्रेश जूसेस की तरफ, ये सब चीजें आपकी स्किन को, जैसे आपका स्टमक आप जो खाते हैं वो आपकी स्किन प्रेजेंट करती है। बिल्कुल ऐसे। तो आप जितना हेल्दी खा रहे हैं, आपकी रूटीन जितनी हेल्दी है, खाने की आपकी रूटीन, सोने की रूटीन, काम करने की रूटीन, वो उसी तरह आपकी स्किन भी प्रेजेंट ये करेगी। बात तो वाकई दुरुस्त है कि जितना आपका लाइफस्टाइल जैसा है वो आपके फेस पे भी ज़ाहिर होता है। आप रेस्ट कितनी कर रहे हैं, आपकी नींद प्रॉपर है नहीं, आप खाना क्या खा रहे हैं, कितने हाइड्रेट हैं, और अपने यानी क्लेंजर आप कितने अच्छे से करते हैं, फेस यानी स्किन केयर आपके जो है वो कितने अच्छे से आप करते हैं। तो ये चीज़ें वाकई नज़र आती हैं। अगर आप एहतियात करते हैं तो भी नज़र आते हैं, अगर आप एहतियात नहीं करते तो भी आपकी स्किन रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल, कि उसके साथ बड़ी जो है वो ज़्यादती हो रही है। अच्छा, डिफरेंट जो मार्केट में हम देखते हैं कि ये सोप वगैरह भी आए हुए हैं एक्नी के हवाले से, क्या उनको यूज़ करना चाहिए या उनसे अवॉइड करना चाहिए? जी बिल्कुल, सोप यूज कर सकते हैं हम। अगर कोई ऑयली स्किन है और हमें ऐसा सोप मिला है कि जो ऑयल कंट्रोल है जी। तो वो बेनिफिशियल होगा यूज करना। ड्राई स्किन पे वालों को ये चाहिए कि वो बहुत ज्यादा सोप या फेस वॉश यूज ना करें, ठीक है। क्योंकि वो जितना केमिकल लगाएंगे उतना उनका नेचुरल जो ऑयल है वो धुलता जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत ही माइल्ड किसी सोप या फेस वॉश की तरफ चले जाएं। हाँ, ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशल आते हैं जिसमें कोई सैलिसिलिक एसिड ऐड हुआ होता है, मैंडेलिक एसिड ऐड हुआ होता है जो ऑयल कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, जो जिनकी एक्नी एक्टिव हो जाती है समर में, क्या उन्हें मेकअप करना चाहिए ड्यूरिंग एक्नी? क्योंकि अगर ख़ासकर वो ऑफिस गोइंग है, वर्किंग लेडी है, तो ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट भी होती है। सो क्या उसे वो मेकअप उसको अलाउ है कि वो मेकअप कर सके, या उससे स्किन ज़्यादा डैमेज होने का ख़तरा होता है? ऑब्वियसली डैमेज होने का खतरा बिल्कुल जरूर है, लेकिन आप वाली बात है कि करना भी पड़ता है। तो उसमें भी हम जैसे हम प्रोडक्ट्स का कहते हैं कि फेस वॉश आपके स्किन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, उसी तरह बहुत सारे जो मेकअप है वो ड्राई स्किन के लिए अलग से, नीली स्किन के लिए अलग से होते हैं। आपने देखा होगा एक्नी प्रोन भी स्किन उस पर लिखा हुआ होता है। तो वो भी वाइजली चूज करें कि उनकी स्किन के लिए कौन सा मेकअप
एडवाइस किया गया है या कौन सा मेकअप सूट करेगा, और सेकंड ये है कि ऐसा ना करें कि वो सुबह लगाएं और वो बिल्कुल उसको भूल ही जाएं। तो एज सून जैसे उनकी रिक्वायरमेंट खत्म। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे सुमेरा और ऐड कीजिएगा कि अगर किसी को एक्नी हो जाए, स्किन पे कोई भी हमें दाना बन जाता है, तो पता नहीं ये एक साइकी है हमारी कि जब तक हम उसके साथ छेड़खानी ना कर लें तब तक हमें सुकून नहीं आता। तो क्या इससे जो है वो मज़ीद एक्नी जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है, मज़ीद इन्फेक्शन बढ़ सकता है? जी बिल्कुल 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 बढ़ावा भी मिल सकता है, और जिस एक्नी को आप छेड़छाड़ करेंगे वो एक्नी अपना निशान छोड़ के जाएगी। जिस तरह आप लोगों के चेहरे पे देखते हैं और पेशेंट हमें खुद बताते हैं कि हाँ, मेरा जब एक्नी थी तो मैं बहुत ज्यादा उसको हाथ लगाता था या हाथ लगाती थी या उसको स्क्रैच करता था। देख रहे हैं सच सवेरा, आज का आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, गर्मियों में जल्द के मसाइल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, सनबर्न, एक्नी एक्टिव हो जाती है, एलर्जी जो है वो शुरू हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचाव जो है वो कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, इसी पे बात करें। सुमेरा हमारे साथ हैं। अच्छा सुमेरा, मुझे बताइएगा कि जब हम देखते हैं कि लोग बाहर काम करते हैं, ख़वातीन ऑब्वियसली बाहर जब निकलती हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, और हमारी ऐसी बहनें ख़वातीन जो मास्क पहनती हैं, नकाब करती हैं, तो ऑब्वियसली स्वेटिंग हो रही होती है, साथ उन्होंने मेकअप भी किया हुआ होता है। तो क्या इससे भी हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है गर्मियों में खासकर? जी बिल्कुल, स्किन को भी ब्रीथ करने की जरूरत होती है, यानी कि नॉर्मल उसको भी टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए हवा लगनी और वो सब चीजें जरूरी होती है। जी। जब हम एक लेयर लगा लेते हैं किसी भी चीज की, चाहे वो मेकअप की लेयर है, कोई ऑइंटमेंट की लेयर है, तो वो हवा या नेचुरली वो ब्रीथ नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप मेकअप करते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है करना तो जरूर करें, लेकिन एज होम जैसे आप लोग घर आते हैं ऑफिस से या कहीं से भी, तो उससे गेट रिड ऑफ इट, मतलब फौरन से उसको साफ कर दे ताकि नेचुरली स्किन भी ब्रीथ करे और हेल्दी रहे। स्किन केयर कैसे करें, क्या क्या उसमें हम चीज़ों को यूज़ करें? अगर जैसे पूरा दिन हम ऑफिस में रहे हैं, घर से बाहर रहे हैं, ऑब्वियसली मेकअप भी किया हुआ है, फिर गर्मी है, धूल मट्टी डस्ट, आपको पता ही है पाकिस्तान में जगह जगह पे जो है ना कोई तरक्याती काम, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो ये धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है। सो घर जब वापस हम शाम को आए तो स्किन केयर में क्या क्या हमें, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए और कैसे अपनी स्किन को हम नीट रखें? जी बिल्कुल, स्किन केयर के लिए हवाले से जैसे आप बात कर रही हैं कि धूल मिट्टी का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें क्लिनजिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यानी कि कोई भी माइल्ड क्लिनजर लें और उससे 2-3 मिनट के लिए अपने फेस पे रब करें और वॉश कर दे, तो वो क्या होगा कि सारे पोर्स को भी साफ कर देगा और स्किन को नीट करेगा। हाँ, स्क्रबिंग डेली रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब डेली सजेस्ट नहीं है। स्क्रबिंग आप वंस इन अ वीक या 10 डेज में एक दफा कर लें, लेकिन आप डेली अगर क्लिनजिंग कर देते तो धूल मिट्टी सारी साफ हो जाएगी। ठीक है, यानी डेली क्लींजिंग ज़रूरी है। इसके साथ कोई और सीरम या कोई और ऐसा मॉइस्चराइजर क्रीम जो जी बिल्कुल, देखिए सीरम्स तो फिर इतनी उसकी रेंज है सीरम्स की कि डिपेंड करता है। किसी को अगर पिगमेंटेशन है कि हाइपर पिगमेंटेशन है जिसको हम मेलास्मा कहते हैं, तो वो विटामिन सी सीरम लगा सकता है। अगर ओपन पोर्स है तो विटामिन सी, ठीक है जी। लेकिन वहां पे भी एक चीज ख्याल रखना है कि एक्नी प्रोन स्किन वालों को विटामिन सी सीरम सूट नहीं करता। यस ऑब्वियसली, ऑलरेडी उनको एक्नी है तो वो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड रहे। ये हाँ, ये ज़रा इसको ज़रूर क्लियर कर दें कि कौन क्योंकि डिफरेंट हम देखते हैं सीरम आए हुए हैं, तो कुछ लोग अपने रिंकल्स के लिए यानी कि एंटी एजिंग के लिए होते हैं, जैसे आपने मलाजमा का जिक्र किया, एक्नी को उसके लिए अलग होते हैं, जो एक्नी हमारी एक्टिव हो जाती है उसके लिए सीरम जो है वो अलग होते हैं। ज़रा अलग अलग ये सारे जो है ना इनको डिफाइन कर दें ताकि नाजरीन के लिए क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आप हाइपर पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी यूज कर सकते हैं। ओपन पोर्स का लोगों को बहुत मसला होता है समर्स में, उसके लिए नया सेनेमाइड का सीरम सूट करेगा, बट कंपनी आपने अच्छे वाइजली चूज करनी है। और उसके अलावा हम अगर एक्नी की बात करें तो उसमें सैलिसिलिक एसिड वाला कोई भी सीरम जो एक्ने के बैक्टीरिया को किल करता है जी। अगर एंटी एजिंग की बात करें तो रेटिनॉल काम करेगा, फाइन लाइंस में, रिंकल्स में रेटिनॉल विल हेल्प। अच्छा, हम देखते हैं कि एक उम्र के साथ हम कहते थे कि रिंकल्स वगैरह ये एजिंग का इशू आता है, लेकिन अब बड़े कम उम्र के बच्चियों में या बच्चों में हम ये रिंकल्स का प्रॉब्लम देख रहे हैं। वजह क्या समझती हैं आप? अच्छा, स्ट्रेस कैन बी द कॉज। जैसे जो जितना स्ट्रेस होगा उसके स्किन पे वो सारे सिम्टम्स और वो सारी चीजें नजर आने लग जाती हैं। फिर प्रॉपर डाइट ना होना। अच्छा, रिंकल्स उन लोगों का इशू है जिनकी ड्राई स्किन है। तो हाइड्रेशन नहीं है, अगर अच्छे से आप पानी नहीं पी रहे, जूस का इंटेक नहीं कर रहे, तो वो फाइन लाइंस जल्दी आपको अपेयर हो जाते हैं। फिर कुछ जेनेटिक्स में भी आ जाता है। जेनेटिक्स से ज्यादा भी आप देख लें कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, ठीक है, जो हिली एरियाज स्पेशली, उधर के लोगों को फाइन लाइन रिंकल्स ज्यादा नजर आती है क्योंकि वहां पे जो है वो ज्यादा मतलब प्योर फॉर्म में है,
से ही वो सनी ब्राइट डे होता है, आपको पता है पोल्यूशन कम होती है और वो धूप ज्यादा, फिर उनको इफेक्ट, और उन्हीं में फिर रेडनेस और मिलाजमा जैसे स्किन बर्न की हम बात करते हैं, उन्हीं में वो चीज भी ज्यादा है क्योंकि वो टॉप पे हैं, हाइट पे हैं और सन उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह करके इन्वायरमेंट के हवाले से भी आप कह सकते हैं कुछ लोगों को, मतलब वहां के लोगों को ये फाइन लाइंस या अर्ली एजिंग के सिम्टम्स आ जाते हैं, या अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे, केयर का ये मतलब है कि आप उसको प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं दे रहे, चाहे फिर वो क्रीम फॉर्म में हाइड्रेशन है, लोशन है, या फिर आप ऑयली इंटेक ज्यादा नहीं कर रहे। और स्ट्रेस कैन बी अनदर कॉज, आपको पता है आजकल स्ट्रेस का लेवल हर एक में एक्सट्रीम पे ही है। बड़े तो बड़े सुमेरा साहिबा, बच्चे भी कहते हैं कि मैं, मुझे टेंशन हो रही है, स्ट्रेस है मुझे, अब पता नहीं उनको किस बात का स्ट्रेस है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों की टू टोन स्किन होती है, मतलब हम देखें तो उनके जो चिन या अपर लिप्स है उसका रंग डिफरेंट होगा, चीक्स का डिफरेंट होगा, फोरहेड का डिफरेंट होगा, तो ये इसको वन टोन करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? उसको लाइट करने के लिए जैसे मैं विटामिन सी सीरम की बात करी थी, दैट कैन हेल्प, विटामिन सी हेल्प कर सकता है। बाकी बहुत सारी लाइटनिंग एजेंट्स हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगी कि शायद किसी को सूट करे किसी को ना करे। अच्छा, वो यानी कि स्किन के आपको पहले एक डर्माटोलॉजिस्ट या बिल्कुल। स्किन एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो आपको बेटर सजेस्ट कर सकते हैं, कोई हार्म भी नहीं देगा फिर आपको। ओके, यानी खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सुमेरा साहिबा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चल रही होती हैं, सोशल मीडिया से हम चीज़ें देख के फिर परचेज कर लेते हैं और कहते हैं कि अब ये पता नहीं मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही या मुझे साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि हम कंसर्न जो है ना वो जाके किसी एक्सपर्ट को हम दिखाते नहीं है, उससे अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर चेकअप हम नहीं करवाते। अच्छा, जो स्किन एलर्जी है वो बड़ी कॉमन हो जाती है इस मौसम में, उसकी क्या वजह है? अच्छा, स्किन एलर्जीज डिपेंड करता है कि पेशेंट को एलर्जी है किस चीज से है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट उनको एलर्जी कर रहा है। मे बी जब भी हमारे पास पेशेंट आता है एलर्जी का, तो हम उससे पूछते हैं कोई अपना नया प्रोडक्ट तो नहीं ऐड किया अपनी रूटीन में। मे बी कोई परफ्यूम, फिर खासकर एलर्जिक स्किन या सेंसिटिव स्किन की हम बात करें तो उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपने परफ्यूम फ्री चीजें लगानी है, जैसे सन ब्लॉक है तो उसमें भी खुशबू नहीं होनी चाहिए, आप मॉइस्चराइजर अगर लगा रहे हैं तो उसमें भी खुशबू नहीं होनी चाहिए। और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जो हमारी एक मिथ है कि हमें गर्मियों में सिर्फ सन ब्लॉक की जरूरत है और मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मॉइस्चराइजर गर्मियों में भी यूज करें, वाइजली चूज करके करें, ऐसा ना करें कि वो आपकी स्किन को बिल्कुल ही ऑयली कर ले। लोशन जो होती है वो क्वांटिटी कम कर सकते हैं ना, अगर आप विंटर में ज्यादा करते हैं तो आप समर में कम कर दें। बिल्कुल, और लोशन अगर आप लगाएंगे तो लोशन हैवी नहीं होता, क्रीम थोड़े से हैवी होते हैं। जब आप मॉइस्चराइजर लगाते रहते हैं तो आपकी स्किन की सेंसिटिविटी भी कम होती है, क्योंकि वो कुछ हद तक रिपेयरिंग कर रहे होते हैं स्किन की। जो स्किन की आपकी डैमेज हुई हुई है, जो स्किन बर्न हुआ हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो रिपेयरिंग जब होती रहती है तो फिर ये सेंसिटिविटी से या एलर्जी से दूर रहते हैं। अगर हो जाए इनकेस एलर्जी तो फिर हमें देखना होगा बेसिकली कि हो किस चीज से रही है। उसमें हम पेशेंट की मदद लेते हैं कि आप हमें बताएं कि आपको क्या फील हो रहा है, किस चीज से एलर्जी हो रही है, टू फाइंड आउट कि हमने फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पे एक अलग से आ जाता है कि हमने उनको ट्रीट करना है। फिर एलर्जीज के फॉर्म में भी जैसे एलोवेरा जेल है, बहुत अच्छा है, वो भी आप लगा जी, होम रेमेडी में अगर हम बात करें तो। अच्छा, ये जिन लोगों की स्किन बड़ी सेंसिटिव है, ज़रा सा भी अगर वो धूप में निकलते हैं या गर्म हवा पड़ती है तो उनकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, वो कैसे एहतियात करें? क्योंकि अब ऑब्वियसली काम के लिए बाहर तो निकलना है, काम तो करना है। ऑब्वियसली। अच्छा, उसमें सेंसिटिविटी में सबसे पहले हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपकी बाय बर्थ या मतलब स्टार्ट से ही आपकी स्किन सेंसिटिव थी या आपने खुद कुछ प्रोडक्ट्स लगाए जिसकी वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हुई। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जो फार्मूला क्रीम से दे मेक द स्किन सो सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव कर देती है कि फिर वो धूप में अगर 2 मिनट भी जाते हो तो ऐसा लगता है कि उनकी धूप जल चुकी है। तो सनबर्न नॉर्मली लोगों में नहीं होता अंटिल कि हमने अपनी स्किन के साथ कोई छेड़छाड़ ना की हो, यानी कि उसको नॉर्मल जो उसकी ऊपरली जो तय है उसको हमने बिल्कुल खत्म ना कर दिया हो। यस बिल्कुल। उसमें नॉर्मल जो हमने स्किन का बैरियर है वो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद क्या होगा कि चाहे फिर वो सन है या कोई भी चीज है, वो मैक्सिमम उस पर इफेक्ट करेगा। तो आपको पता है कि हर कोई फार्मूला क्रीम, अभी भी 50-70% लोग फार्मूला क्रीमें लगा के सेंसिटिव स्किन के साथ हमारे पास आ जाते हैं। वो फौरी तौर पे गोरा चिट्टा होना ना, पता नहीं गोरी स्किन के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं। उसके बाद जो होता है वो डॉक्टर्स के बस में भी नहीं होता कि अब इनका क्या करें। यानी स्किन का बेड़ा गर्क करके हम चले जाते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास कि भाई अब ये मसला बन गया, अब इसको सही करें। और फिर स्किन के जो ट्रीटमेंट्स है, एक तो वो एक्सपेंसिव भी होते हैं आई थिंक, और दूसरा वो टाइम टेकिंग होते हैं। एग्जैक्टली यानी वो बात हाथ से निकल चुकी होती है वाली बात है कि तब हम क्या ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये
कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट फेशियल्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं वाइटनिंग के लिए, या ये सनबर्न हो गया, या फिर ये अपनी स्किन के जो डेड हो चुकी है उसके लिए। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं समर के अंदर हमें कितने टाइम बाद फेशियल जो है वो ले लेना चाहिए? जी देखिए, एज अ स्किन डॉक्टर तो हम तो खुद भी हाइड्रा फेशियल्स अपने क्लिनिक पे करते हैं। ठीक है, आप हाइड्रा रेकमेंड करती हैं कि हाइड्रा फेशियल? देखिए, उसमें हम ये चीज कहते हैं कि हम देख के पेशेंट की स्किन के अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट लगाते हैं कि अगर ऑयली स्किन थी तो क्या लगाना है, अगर ड्राई है तो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही प्रोडक्ट होते हैं। सेकेंडली, अगर आप पॉलिश से भी करवाते हैं तो काइंडली उसमें ये करें कि आप ब्लीच का यूज ना करें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है। वो आपको टेम्पररी ब्राइटनेस तो दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वो आपकी स्किन के को बैरियर को बिल्कुल खत्म कर देगा। और जो एक्नी स्किन है, क्या वो भी हाइड्रा करवा सकते हैं या उन्हें अवॉइड करना चाहिए? एक्टिव एक्नी इज ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें हम हाइड्रा नहीं करते। अगर हाइड्रा के लिए कोई पेशेंट एक्टिव एक्नी के साथ आए हमारे पास तो फिर हम उनके पहले एक्नी ठीक करते हैं और फिर हाइड्रा सजेस्ट करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन सैलून्स के ऊपर उन्होंने हाइड्रा को तो एक मजाक बना लिया हुआ है कि बस हम हाइड्रा फेशियल करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर टेक्निक्स या उसके जो सीरम जो प्रोडक्ट हैं वो किस स्किन पे यूज करने हैं, किस पे नहीं करने, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस हमने हाइड्रा करना है। बिल्कुल। तो ये आई थिंक नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है। घरेलू टोटके जो हैं हम बहुत ज़्यादा करते हैं समर में, तो क्या ये मुफीद है? नॉर्मली हम देखते हैं कि लेमन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ये जो बेसन है इसका बड़ा यूज़ कर रहे होते हैं, या और दीगर चीज़ें, एलोवेरा का आपने जिक्र किया वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, या और साथ काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐड करके, वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होम रेमेडीज़ आ रही होती हैं, तो वहाँ से वो हम देख देख के ये टोटके अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप सजेस्ट करते हैं कि हमें ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करने चाहिए स्किन के साथ? अगर लेमन की बात करें, और मैंने फिर वही कहा कि आप विटामिन सी लगाएं सिरम लाइटनिंग के लिए, तो लेमन में भी विटामिन सी है। ठीक है। लेकिन लेमन और सिरम का इसलिए कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि लेमन में कंसंट्रेटेड फॉर्म में विटामिन सी होगा, तो वो नहीं कि आपकी स्किन को सूट करे, वो आपकी स्किन को खराब भी कर सकता है। इसी तरह अगर जैसे उन्होंने सीरम बनाया, ऑब्वियसली उन्होंने फेस का पीएच और वो सब चीजें देख के सीरम बनाया कि फेस के अकॉर्डिंगली, लेकिन जब रॉ फॉर्म में आप सिर्फ विटामिन सी ले रहे हैं लेमन से, तो वो आपकी स्किन को खराब भी कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म है। अच्छा, आखिर में आप नाज़रीन को क्या पैगाम देंगी कि किन सूरतों में हमें एज सुन एज पॉसिबल जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगी कि वंस इन अ वाइल, यानी कि 6 महीने में या 8 महीने में एक आध दफा जरूर डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन डॉक्टर को आप को विजिट कर लें, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स हैं या आपकी कोई भी रूटीन है वो आपको जैसे बेहतर डॉक्टर समझा सकता है। आई विल नॉट से कि आप बहुत ज्यादा केमिकल्स में एक्सपोज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जैसे ब्लॉक हो गया, फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन, उसके बाद मॉइस्चराइजर की हम बात करें तो ये एक डॉक्टर आपको बेटर सजेस्ट कर सकता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सुमेरा आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली हमें हमारी स्किन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और डर्माटोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें। और स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मोस्टली हम थके हुए होते हैं, हम अपने प्रॉपर हम क्लींजिंग नहीं करते, अपना फेस साफ़ नहीं करते, अगर मेकअप किया है वो प्रॉपर साफ़ नहीं करते। मर्द हजरात बाहर धूप से डस्ट से आते हैं तो वो प्रॉपर अपनी स्किन की केयर नहीं करते, तो एक्नी एक्टिव हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, या मज़ीद सनबर्न या स्किन आपकी डैमेज हो सकती है, एंटी एजिंग का इशू हो सकता है। तो आप देखें, इन चीज़ों से जो बचने के लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी से एहतियात करना शुरू कर देंगे तो आपकी स्किन महफूज रहेगी। अनटिल अनलेस आप इसका बेड़ा गर्क कर ले, फिर आप जाएँ डर्माटोलॉजिस्ट के पास कि आप जल्दी से इसको सही कर दें, तो ऐसा ऑब्वियसली फिर पॉसिबल नहीं होता और फिर एक्सपेंसिव इसके ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पैसे बचाने हैं तो बेहतर है कि आप अभी से अपनी स्किन का ख्याल रखें और हाइड्रेट खुद को रखें। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब स्किन डिहाइड्रेट होती है तब भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। और ख़ूबसूरत रहना, खूबसूरती के साथ ज़िंदगी को गुजारना सबका बुनियादी हक़ है, तो खूबसूरती को बरकरार आप लोगों ने खुद रखना है। खुश रहें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।